लेवल होता है वो सेम ही रहता है, तो दोनों ही बच्चे इसे बखूबी देख सकते हैं। तो जल्दी से आप लोग लाइव आ जाइए, सेशन को लाइक और शेयर करते जाइए अपने दोस्तों के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सकें, हमारी इस मुहिम का हिस्सा बन सकें, हमारी इस मुहिम में शामिल हो सकें। हमारा मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग बच्चे हमारे साथ जुड़े रहते हैं उनका सिलेक्शन हो जाए, ताकि हमें दिली खुशी महसूस हो। और बिल्कुल भी घबराना नहीं है आप लोगों को, अपनी तैयारियों में मसरूफ़ रहना है, तैयारियों में लगे रहना है, क्योंकि मसाइब से उलझकर मुस्कुराना मेरी फितरत है, मुझे नाकामियों पर अश्क बरसाना नहीं आता। तो नाकामियों पर अश्क बरसाने की ज़रूरत नहीं, आंसू बरसाने की ज़रूरत नहीं है, उससे सीखने की ज़रूरत है कि क्या कमी रह गई, क्या कमी रह गई कि हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, और उस कमियों को दूर करना है और एग्ज़ाम में जाकर बैठना है। कुछ लोग आंसू भी बहा रहे हैं कोई बात नहीं है, अगली बार होगा। घबराना नहीं है, बिल्कुल जवान रखना है अपने आप को, अपने हौसलों को जवान रखना है। हौसले जवान रहेंगे तो आप खुद भी जवान रहेंगे। ठीक है, एक शेर के साथ हम सेशन का आगाज़ करते हैं कि अपने हाथों की लकीरों में सजा ले मुझको, अपने हाथों की लकीरों में सजा ले मुझको, मैं हूँ तेरा तू नसीब अपना बना ले मुझको, मैं जो काटा हूँ तो चल मुझसे बचा कर दामन, मैं हूँ गर फूल तो जूड़े में सजा ले मुझको, है ना। तो इस बीच बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और यही मकसद था कि मैं कुछ देर तक आपको शेर व शायरी सुना दूं, ताकि और भी लोग हमारे साथ जुड़ सकें और हम सेशन का बाज़ाब्ता आगाज़ कर सकें, शुभारंभ कर सकें। तो फूलों की बात हुई है तो एक और शेर याद आ गया कि पहले किरदार फूलों सा पैदा करो, कैरेक्टर, पहले किरदार फूलों सा पैदा करो, फिर तुम्हें लोग चाहेंगे खुशबुओं की तरह, फिर तुम्हें लोग चाहेंगे खुशबुओं की तरह। तो अगर आप चाहते हैं कि हमें लोग खुशबुओं की तरह चाहें, प्यार करें, तो पहले कैरेक्टर फूलों जैसा बनाना पड़ेगा। जो लोग नए हैं उनके लिए एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि हमारा ऑनलाइन बेंचर्स का ऐप जो प्ले स्टोर पर मौजूद है, मेहरबानी फरमाकर इसे डाउनलोड कर लें कि तुम्हें हुस्न पर दस्तरस है, मोहब्बत वहब्बत बड़ा जानते हो, मगर ये बताओ कि उसके घर का पता जानते हो, है ना। ऐसा कुछ शेर एक शायर ने कहा है। और इसी बीच पहला क्वेश्चन आपके सेशन, आपके स्क्रीन पे मौजूद, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वर्टिब्रेट, कौन एक कशेरूक है, कौन एक वर्टिब्रेट है, जल्दी बताएंगे। साइंस वीक है, समझ में नहीं आता है, तो हमारे जो यूट्यूब सेशंस होते हैं उससे जुड़ जाइए। बहुत ज़्यादा मुश्किल है तो हमारे जो पेड बैचेस हैं उससे भी जुड़ सकते हैं आप। सांप, राउंड वर्म, गोल कृमि, मिलीपेड, अर्थवर्म। देखो वर्टिब्रेट वो होते हैं जिसकी बॉडी में स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है, बैकबोन होता है। जैसे हम लोगों का क्या है, वर्टिब्रा है, वर्टिब्रल कॉलम है। एक्चुअली हम बात करेंगे नोटोकॉर्ड, एक चीज होती है। नोटोकॉर्ड क्या होता है, एक लॉन्ग रॉड लाइक स्ट्रक्चर होती है जो बॉडी को सपोर्ट करती है। तो वो एनिमल जिसमें नोटोकॉर्ड होता है उसको हम वर्टिब्रेट कहते हैं। जैसे सांप हो गए, मैमल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, ये सब वर्टिब्रेट कहलाएंगे। तो उत्तर हो जाएगा सांप। तो सांप कशेरुक में आता है ना, ऑल रेप्टाइल्स। तो ए विल बी द राइट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड सेक्रेटेड इन विच पार्ट ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे पाचन तंत्र के किस भाग से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सरावण होता है। माउथ में होता है, स्टमक में होता है, लीवर में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, जल्दी बताएं। तो देखिए याद रखिएगा कि हम लोग फूड को चबाते हैं कहाँ पे, बक्कल कैविटी में, मुख्य गुहिका में फूड को चबाते हैं। और जब हम फूड को स्वैलो करते हैं, निगलते हैं, तो ये आ जाता है स्टमक में। यही है आपका स्टमक यानी आमाशय। फूड जैसे ये स्टमक में आता है माय डियर फ्रेंड्स, तो स्टमक की जो वॉल हैं उससे रिलीज होता है एक एसिड
उस एसिड का नाम है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब क्वेश्चन हो सकता है कि ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो किस सेल से सेक्रीट होता है, स्टमक में मौजूद किस सेल से सेक्रीट होता है, कौन सी कोशिका इस HCl का सेक्रीशन करती है, उस सेल का नाम क्या है? क्या मुझे कोई बता सकता है? उस सेल का नाम होता है ऑक्जेंटिक कोशिकाएं, ऑक्जेंटिक सेल्स। तो आपका उत्तर हो जाएगा यहां पर अमाशय। इस HCl का फंक्शन क्या होता है कि फूड में अगर कोई जर्म्स आ गए हैं, कोई जीवाणु आ गया है, कोई बैक्टीरिया आ गया है, उसको किल कर देना। दूसरा, स्टमक में जो एंजाइम्स हैं उसको एक्टिव कर देना। स्टमक में जो एंजाइम्स हैं उसको कहते हैं गैस्ट्रिक एंजाइम्स, जठर रस। वो एसिडिक पीएच पे काम करते हैं। कितना पीएच होगा? पीएच अगर 1.5 से 2 के बीच है तभी एंजाइम काम करेंगे। तो वो एसिडिक पीएच कौन प्रोवाइड करता है? HCl प्रोवाइड करता है। एक और क्वेश्चन होता है कि HCl एक एसिड है, इस HCl से स्टमक की दीवारों को कौन बचाता है? बताइए। ये तो HCl स्टमक की दीवारों को खराब कर देगा। तो स्टमक की दीवारों को इस HCl से बचाता है कौन? तो आप कहेंगे म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकस मेम्ब्रेन, श्लेष्मा की परत, श्लेष्मा की परत। कितने लोगों ने सही उत्तर दिया था? बिल्कुल, म्यूकस मेम्ब्रेन। मुकुल तिवारी, कपिल टॉक, बहुत बढ़िया। कपिल कैसे हैं? विक्की, अजय रस्तोगी, बहुत खूब। रेखा कुमारी, सोनू सागवान, मोनिका कुमारी, बहुत खूब। अगले क्वेश्चन पे चल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टोरेज, मॉडिफिकेशन, पैकिंग ऑफ प्रोडक्ट्स इन वेसिकल्स? निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग कोशिका के पदार्थों को संग्रहित करता है, उसे रूपांतरित करता है, उसकी पैकिंग करता है छोटी छोटी मतलब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में, जिसको वेसिकल कहते हैं? तो याद रखिएगा गोल्गी बॉडी, गोल्गी एपैरेटस। गोल्गी बॉडी को, गोल्गी एपैरेटस को हम लोग गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी लिखते हैं या गोल्गी बॉडी भी लिखते हैं, गोल्गी बॉडी भी लिखते हैं। इसकी खोज की थी केमाइलो गोल्गी ने, केमाइलो गोल्गी साहब ने इसकी खोज की थी। इसलिए गोल्गी बॉडी को हम कहते हैं स्टोर हाउस ऑफ द सेल। क्या बोलते हैं? स्टोर हाउस ऑफ द सेल। कोशिका का स्टोर हाउस किसे कहा जाता है? तो उत्तर होगा गोल्गी बॉडी को, या गोल्गी एपैरेटस को, या गोल्गी कॉम्प्लेक्स को। समझ में आ रही है बातें? चलिए, तो मुझे खुशी तो इस बात की है कि सारे लोग सही उत्तर दे रहे हैं। मजा आ गया, बहुत खूब, बहुत खूब। नहीं, गोल्गी बॉडी में डीएनए नहीं होता। मैंने पिछला सेशन लिया था, उसमें मैंने बताया था कि अगर क्वेश्चन होता है डीएनए मेनली फाउंड इन, डीएनए मुख्यतः पाया जाता है तो न्यूक्लियस, केंद्रक में। केंद्रक के अलावा डीएनए पाया जाता है कहां पर? तो माइटोकॉन्ड्रिया में और लवक में, प्लास्टिड्स में। ओके, यस। आगे बढ़ते हैं। तो ये सब बातें तो कई सेशन में मैं बता चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूनिसेलुलर? निम्नलिखित में से कौन एक कोशिकीय नहीं है? व्हाट डू यू मीन बाय यूनिसेलुलर? सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म कौन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक कोशिकीय नहीं है? ऑप्शन है आपके अमीबा, स्पायरोगायरा, प्लाज्मोडियम, पैरामीशियम। टेल मी। क्वेश्चन इज नॉट यूनिसेलुलर। विच वन इज नॉट यूनिसेलुलर? अमीबा यूनिसेलुलर है, प्लाज्मोडियम यूनिसेलुलर है, यही है एमपी। एमपी बोले तो क्या? मैलेरियल पैरासाइट, मैलेरियल पैरासाइट, मलेरिया परजीवी। पैरामीशियम ये भी मतलब यूनिसेलुलर है, इसको हम स्लीपर एनिमलक्यूल कहते हैं, चप्पल जैसा दिखने वाला जंतु, स्लीपर एनिमलक्यूल कहते हैं। चप्पल जैसा दिखता है ये, इस तरह का।
है ना, ठीक है। तो पैरामीशियम इज ऑल्सो कॉल्ड स्लीपर एनिमलक्यूल, ये भी यूनिसेलुलर है। स्पायरोगायरा ये मल्टी सेलुलर है। स्पायरोगायरा क्या है, एक ग्रीन एल्गी है, फिलामेंटस ग्रीन एल्गी। स्पायरोगायरा क्या है, ग्रीन एल्गी, जिसको हम पॉन्ड सिल्क भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, पॉन्ड सिल्क। जिस तालाब में है उस पे लाइट पड़ती है तो ये चमकता है रेशम की तरह, सो पॉन्ड सिल्क कहते हैं। ओके, सो दिस इज योर स्पायरोगायरा। इस तरह से फिलामेंटस एल्गी होगा और इसका इस तरह से वेवी क्लोरोप्लास्ट होता है इसमें, इस तरह से ये क्लोरोप्लास्ट है इसका। दिस इज स्पायरोगायरा, ग्रीन कलर का होता है ना, ग्रीन एल्गी, फोटोसिंथेसिस कर सकता है। सो दिस इज योर स्पायरोगायरा, इट इज अ फिलामेंटस एल्गी। ओके, नाउ question number 5 says that which one of the following viruses is responsible for causing influenza? निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु इन्फ्लुएंजा रोग का कारण बनता है, किसकी वजह से इन्फ्लुएंजा होता है, जल्दी बताइए। हाँ, अमीबा इज सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक सेल होता है अमीबा का, ठीक है। चलिए, हाँ अभी आएगा एसिड पे तो उसमें एक्सप्लेन करूंगा टोमेटो का। विच ऑफ द फॉलोइंग वायरसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फ्लुएंजा वायरस? वेरिसेला, मिक्सो वायरस, पोलियो वायरस, रूबियोला वायरस। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा मिक्सो वायरस, है ना। तो इन्फ्लुएंजा के लिए मिक्सो वायरस रिस्पॉन्सिबल होता है। नाउ इन विच पार्ट ऑफ अ प्लांट आर मीजोफिल सेल्स आर प्रेजेंट? पौधे के किस भाग में मीजोफिल सेल्स होती हैं, मीजोफिल सेल्स होती हैं, जल्दी बताइए। रूट में, लीव्स में, सीड में, स्टेम में? मीजोफिल सेल्स बिल्कुल मिलेगा। मीजोफिल सेल्स कहां पाई जाती हैं? तो ये पाई जाती हैं लीफ में। लीफ में पाई जाती है क्या, मीजोफिल सेल्स, और इसी मीजोफिल सेल्स में फोटोसिंथेसिस होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पत्तियों की किन कोशिकाओं में होती है? तो उत्तर होगा मीजोफिल सेल्स। पत्तियों में क्या होती हैं, स्पेशल प्रकार की सेल्स होती हैं मीजोफिल, जिसमें होता है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। बहुत खूब, सारे लोग सही उत्तर दे रहे हैं, स्वागत है सभी का और बहुत बहुत मुबारकबाद। सारे लोग बढ़िया अंदाज में उत्तर देने की कोशिश कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिसीवर? निम्नलिखित में से किस ब्लड ग्रुप को सर्वग्राही बोलते हैं? मतलब कौन सा ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किसी से भी ब्लड ले सकता है? ए पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव। सो ए बी पॉजिटिव इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिसीवर, सर्वग्राही बोलते हैं। तो याद रखेंगे, ए बी पॉजिटिव को कहा जाता है यूनिवर्सल रिसीवर और ओ नेगेटिव को कहा जाता है यूनिवर्सल डोनर, सर्वदाता। ये किसी को भी दे सकता है और ये किसी से भी ले सकता है, सर्वग्राही, ठीक है। क्यों ले सकता है, क्यों दे सकता है, इसके लिए मैंने बहुत ही डिटेल्ड में एक YouTube सेशन किया है ब्लड ग्रुप के नाम से, उसको आप देख लीजिएगा। क्यों, तो क्यों बताने का टाइम नहीं है। सो डी सही उत्तर है सभी का, बहुत बहुत मुबारकबाद, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आगे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आई डिसऑर्डर इज नोन एज लेजी आई? आंख के निम्नलिखित विकारों में से किसको लेजी आई के रूप में जाना जाता है? लेजी आई, हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया, प्रेसबायोपिया, एम्बलायोपिया। एम्बलायोपिया, टेल मी। डॉक्टर डी आर मून कह रहे हैं कि बी होगा, मायोपिया। सो मिक्स्ड रिस्पॉन्सेज आर कमिंग फ्रॉम योर साइड। सम आर सेइंग डी शुड बी द राइट ऑप्शन, सम आर सेइंग ए, बी, सी। ओके, सो राइट आंसर शुड बी डी।
हाइपरमेट्रोपिया में आप जानते हैं कि नज़दीक का दिखाई नहीं देता है, दूर का सही सही दिखाई देता है। मायोपिया में दूर का नहीं दिखता, नज़दीक का दिखता है। प्रेस बायोपिया में दोनों दिखाई नहीं देता है, ना तो नज़दीक का ना तो दूर का। एम्बलायोपिया में क्या होता है कि आदमी दोनों आंख से एक साथ देखने के लिए सक्षम नहीं हो पाता। सो डी विल बी द राइट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स आर नॉट पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल? निम्नलिखित में से कौन सा भाग, कौन सा अंग आहार नाल का भाग नहीं है? है ना, लेजी आई का मतलब एक आंख से तो दिख रहा है और एक साथ दोनों आंखों से दिखाई नहीं देगा, एक से दिख रहा है दूसरे से नहीं दिखेगा। दैट इज एम्बलायोपिया। स्टमक एंड इंटेस्टाइन, कोलन एंड रेक्टम, बक्कल कैविटी एंड इसोफेगस, लीवर एंड पैंक्रियाज। तो एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट लीवर और पैंक्रियाज नहीं है। डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है पर एलिमेंट्री कैनाल का ये पार्ट नहीं है, आहार नाल का पार्ट नहीं है। हमारी बॉडी में माउथ टू एनस एक लॉन्ग ट्यूब है जिसमें डाइजेशन का प्रोसेस होता है, उसको हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। और एलिमेंट्री कैनाल की जो लेंथ होती है वो होती है 9 मीटर। ठीक है, सो डी विल बी द राइट ऑप्शन। सारे लोगों ने डी सही उत्तर दिया। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। द 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स ब्रोकन डाउन फ्रॉम 6 कार्बन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन in all organism is called। 6 कार्बन कंपाउंड, 6 कार्बन कंपाउंड 3 कार्बन कंपाउंड में टूटता है, उसका नाम क्या है? जल्दी बताएंगे। कोलन और रेक्टम तो है ही अमिता, कोलन और रेक्टम क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन के ही पार्ट है ना। लार्ज इंटेस्टाइन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, सीकम, कोलन एंड रेक्टम। यस, तो ग्लूकोज आप जानते हैं C6H12O6, यह है ग्लूकोज विच इज अ 6 कार्बन कंपाउंड। ग्लूकोज का पायरुविक एसिड में टूट जाना, पायरुविक एसिड में, या आयनिक फॉर्म में लिखेंगे तो इसी को क्या लिख सकते हैं, पायरुवेट में टूट जाना, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। और ये ग्लाइकोलिसिस कहां होता है? साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म में। तो सही उत्तर होगा आपका पायरुवेट। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें 6 कार्बन कंपाउंड टूट जाता है 3 कार्बन कंपाउंड में, इस प्रोसेस का नाम है ग्लाइकोलिसिस और ये होता है कहां? कोशिका द्रव में। सो ए जो था वो सही उत्तर था और सारे लोगों ने ए सही उत्तर दिया है। चलिए, Which of these is an excretory organ of human body? निम्नलिखित में से कौन उत्सर्जी अंग है ह्यूमन बॉडी का? मनुष्य का उत्सर्जन अंग निम्नलिखित में से कौन है? हार्ट, ब्रेन, मसल्स, स्किन, त्वचा। जल्दी बताइए, काफी आसान क्वेश्चन। पूजा कह रही है कि स्किन होगा, बाकी लोग कहाँ हैं? जल्दी जल्दी रिस्पॉन्ड करें। आई एम वेटिंग फॉर योर स्पॉन्सर्स। यस, राइट आंसर शुड बी बी। तो अगर आप एक्सक्रीटरी ऑर्गन की बात करते हैं तो किडनी हमारा जो है वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। आपकी त्वचा भी क्या है? एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। आपका जो लंग्स है वो भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन में शामिल होता है। किडनी ब्लड से यूरिया को निकालता है ना। लंग्स जो है वो ब्लड से CO2 को निकालता है। स्किन जो है आप जानते ही हैं कि जो एक्स्ट्रा वाटर है, सॉल्ट है और भी चीज़ों को बाहर निकालता है। तो स्किन भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन में शुमार होता है। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द 5 ग्रुप्स दैट प्लांट्स आर डिवाइडेड इनटू? प्लांट्स के 5 ग्रुप है जिसमें ये 5 ग्रुप है जिसमें प्लांट को डिवाइड किया गया है। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। अर्थ्रोपोडा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। मोलस्का, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। एनालिडा। अब देखो, आप अगर ऑप्शंस को गौर से देखोगे तो अर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एनालिडा ये एनिमल किंगडम के फाइलम है, एनिमल किंगडम में आते हैं ये सब के सब।
तो प्लांट के ग्रुप्स कौन कौन है? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। सो ए विल बी द राइट ऑप्शन। अस्मिता ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। पूजा, प्रियंका चौधरी, विक्की, कपिल, सपना तिवारी, अशोक, अरुण, मोनिका, दुष्यंत, योगेश, मुस्कान, बहुत खूब। नील, बहुत बढ़िया। 9, ल्यूकोपेनिया इज एन एबनॉर्मल increase in white blood cells, decrease in red blood cells, increase in red blood cells, decrease in white blood cells। ल्यूकोपीनिया का मतलब क्या होता है? अब देखो, इसमें रेड ब्लड सेल्स को तो काट सकते हो आप, आरबीसीज नहीं हो सकता। आरबीसीज को हम क्या बोलते हैं? इरिथ्रोसाइट। तो इरिथ्रो रहता तब रेड ब्लड सेल से रिलेटेड रहता। ल्यूकोसाइट किसको बोलते हैं? डब्ल्यूबीसीज को ल्यूकोसाइट बोलते हैं। पर इंक्रीज या डिक्रीज, अब ये 2 ऑप्शन बच गया, तो उत्तर क्या हो जाएगा? डिक्रीज इन व्हाइट ब्लड सेल्स। डिक्रीज इन व्हाइट ब्लड सेल्स इज कॉल्ड ल्यूकोपीनिया। ल्यूकोपीनिया क्या है? डब्ल्यूबीसी का डिक्रीज होना। ल्यूकेमिया कैंसर है, उसमें क्या होता है? डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ने लगती है, दैट इज ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया, जिसको हम लोग ब्लड कैंसर कहते हैं, ब्लड कैंसर कहते हैं, और इसमें डब्ल्यूबीसीज का जो नंबर है वो बढ़ने लगता है, श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या बढ़ने लगती है। तो श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या का घटना कहलाता है ल्यूकोपीनिया। इसको याद रख लीजिएगा, बहुत मजेदार चीज। नाउ पाइनएप्पल इज अ, पाइनएप्पल कैसा प्लांट है? हाइग्रोफाइट, मेसोफाइट, हाइड्रोफाइट, ज़ेरोफाइट। डेंगू में प्लेटेलेट्स घटता है अनुराग। डेंगू में अगर बात करें तो प्लेटेलेट की संख्या घटने लगती है। जल्दी बताएंगे। पाइनएप्पल कैसा प्लांट है? पाइनएप्पल कैसा प्लांट है? तो ज़ीरोफाइट में आता है। मतलब हाइड्रोफाइट में वो आते हैं जो मतलब पानी में उगते हैं, ठीक है। नाउ द साइनोएट्रियल नोड इज लोकेटेड इन द SA नोड, इसको शॉर्ट में बोलते हैं SA नोड। SA नोड, SA नोड इज ऑल्सो कॉल्ड, चलो बता देता हूं, एक हिंट देता हूं, पेसमेकर ऑफ द हार्ट। हृदय का पेसमेकर बोला जाता है किसको? SA नोड को। तो कहां पाया जाएगा? हार्ट में पाया जाएगा। साइनोएट्रियल नोड, इसको हम साइनो ऑरिक्यूलर नोड भी बोल सकते हैं। साइनो ऑरिक्यूलर नोड, साइनो ऑरिक्यूलर नोड या साइनोएट्रियल नोड, शॉर्ट में SA नोड बोलते हैं। ये हार्ट के राइट ऑरिकल पे होता है। ये हार्ट के चैम्बर्स हैं, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल। लेफ्ट ऑरिकल पर एक नोड लाइक स्ट्रक्चर होती है, गांठ जैसी संरचना होती है, जिसको हम कहते हैं SA नोड। और SA नोड को हृदय का पेसमेकर कहते हैं, क्योंकि यहीं से हार्ट बीट का ओरिजिन होता है। हार्ट बीट का जो ओरिजिन है, धड़कनों की जो उत्पत्ति है, वो यहीं से होती है। सो राइट आंसर शुड बी C, दैट इज हार्ट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द ह्यूमन सलाइवा कंटेन्स एन एंजाइम नोन एज सलाइवरी व्हाट, जो स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है। सलाइवा कंटेन्स एन एंजाइम विच इज नोन एज टाइलिन। सलाइवा में एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है टाइलिन। ये टाइलिन कहां पाया जाता है? लार में। तो हमारे लार में, जो कि लार ग्रंथियों से स्रावित होती है, सलाइवरी ग्लैंड से सेक्रीट होती है। ये सलाइवा कहां से सेक्रीट होती है? सलाइवरी ग्लैंड्स, लार ग्रंथियों से स्रावित होती है। कितनी पेयर्स होती हैं? 3 पेयर्स। 11th क्लास की NCERT देखिएगा तो लिखा है
कि मानव शरीर में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं। इन लार ग्रंथियों से लार स्रावित होता है एंड लार दैट इज सलाइवा कंटेन्स एन एंजाइम विच इज कॉल्ड टाइलिन। टाइलिन इज ऑल्सो कॉल्ड सलाइवरी अमाइलेज। याद रखिएगा, डाइजेशन का मैंने एक टॉपिक यूट्यूब पे लिया, उसमें इसका जिक्र किया है मैंने। सलाइवरी अमाइलेज क्या करता है, तो फूड में जो भी स्टार्च है उसको बदल देता है माल्टोज में। स्टार्च को बदल देता है किसमें, माल्टोज में। सो राइट आंसर शुड बी बी। क्लियर हो रहा है सबको? चलिए 3 पेयर्स, वेरी गुड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। When blue litmus was added to an unknown liquid, कोई लिक्विड है और इसमें हमने ब्लू लिटमस ऐड कर दिया है। लिटमस पेपर के फॉर्म में भी आता है, लिक्विड के फॉर्म में भी आता है। इन अ टेस्ट ट्यूब इट टर्न्स रेड। ब्लू लिटमस को रेड कर दिया है ये लिक्विड, तो बताइए इस लिक्विड का नेचर क्या है? एसिड है, वाटर है, सलाइन है, एल्कली है। तो ब्लू लिटमस को रेड कौन करता है? ब्लू लिटमस को रेड कौन करता है? एसिड। एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, सो राइट आंसर शुड बी ए। काफी आसान सा क्वेश्चन। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया? कौन बैक्टीरिया का ग्रुप है फाउंड इन ह्यूमन इंटेस्टाइन, जो मनुष्य के आंतों में पाया जाता है? whose presence in water indicates contamination by disease causing organism। तो बैक्टीरिया का एक ग्रुप है जो हमारी आंतों में पाया जाता है, उसका पानी में पाया जाना मतलब कॉन्टामिनेशन को बताता है कि वाटर कॉन्टामिनेटेड है। वो कौन सा है? सूडोमोनास है, कॉलीफॉर्म है, क्लॉस्ट्रीडियम है, स्ट्रेप्टोकोकस है। बताइए। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया फाउंड इन ह्यूमन इंटेस्टाइन whose presence in water indicates contamination by disease causing microorganism। बहुत ही आसान सा सवाल है, इसका उत्तर सबको आना चाहिए था। इसका उत्तर आना है कॉलीफॉर्म। आपने ई कोलाई का नाम सुना है? ई कोलाई, ई कोलाई, तो कॉलीफॉर्म विल बी द राइट ऑप्शन। चलिए आगे चलते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज द वैक्सीन डेवलप्ड बाई CSIR? निम्नलिखित में से कौन एक वैक्सीन है जो CSIR के द्वारा विकसित किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर जॉन्स डिजीज अफेक्टिंग शीप, गोट, काउ एंड बफेलो सो एज टू इम्यूनाइज देम एंड इंक्रीज मिल्क एंड मीट प्रोडक्शन, है ना। तो एक वैक्सीन है जो एक बीमारी से बचाता है जिसका नाम है जॉन्स डिजीज, जो भेड़ों में, बकरियों में, गाय में ये और बफेलो में ये बीमारी हो जाती है। तो उसको इम्यूनाइज किया जाता है ताकि मिल्क और मीट के प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके। बताइए। सो विच अमंग द फॉलोइंग इज अ वैक्सीन डेवलप्ड बाय CSIR मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एज टू इम्यूनाइज देम? इन्फेक्शियस बोवाइन, राइनोट्रैकियाटिस वैक्सीन, डीवा, जेडी वैक्सीन। बहुत चर्चा में था ये, याद कर लीजिएगा। जेडी वैक्सीन, उसका नाम क्या है? जेडी वैक्सीन। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग कैरीज ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू किडनी? निम्नलिखित में से कौन ब्लड को हार्ट से किडनी में ले जाता है? हार्ट टू किडनी। कोरोनरी आर्टरी, वेना केवा, रीनल वेन, रीनल आर्टरी। जल्दी बताइए। अब देखिए 2-3 बातें मैं यहां पे बता देता हूं, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको हमेशा मदद मिलेगी। हार्ट के लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं, हार्ट के लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं क्या? कार्डियक। ब्रेन के लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं इंसेफेलॉन। इंसेफेलो जहां पे भी लगा हुआ है, जैसे इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी, इंसेफेलाइटिस, मतलब ब्रेन से रिलेटेड। किडनी के लिए टर्म यूज करते हैं रीनल, जैसे एडरीनल किडनी के ऊपर होता है ना। उसके बाद लीवर के लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं हिपैटिक, जैसे हिपैटिक आर्टरी, हिपैटिक वेन, है ना, लीवर हो गया।
उसके बाद लंग्स की अगर बात करते हैं तो लंग्स के लिए टर्म यूज करते हैं पल्मोनरी। अब यहां पे है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैरीज ब्लड फ्रॉम हार्ट टू किडनीज। बताइए निम्नलिखित में से कौन हृदय से गुर्दों तक रक्त पहुंचाता है। तो अब तो रीनल दोनों में है, किडनी है मतलब रीनल होगा, तो रीनल वेन होगा कि आर्टरी होगा। अब मैंने आपको बताया था कि वो ब्लड वेसल्स जो हार्ट से ब्लड को ले जाती हैं उसको आर्टरी बोलते हैं, जो हार्ट में लाती हैं उसको वेन कहते हैं। हार्ट से ले जाने वाली आर्टरी, हार्ट में लाने वाली वेन। ठीक है, ये हार्ट है, हार्ट से ले जाने वाली क्या होगी आर्टरी, और हार्ट में लाने वाली क्या होगी वेन। अब ये क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैरीज ब्लड फ्रॉम हार्ट टू किडनीज, यानी हृदय से ले जा रहा है, तो उत्तर क्या हो जाएगा रीनल आर्टरी। सी विल बी द राइट ऑप्शन। वेरी गुड, कीप इट अप, बहुत खूब। IBACIO 2020 का पूरा करंट अफेयर्स मिल रहा है आपको। कहां से कहां तक, फरवरी 2020 से जनवरी 2021 तक। इसका पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं काशिफ सर। IBACIO 2021 नॉन स्टॉप मैराथन जनरल साइंस। एक क्लास में फिजिक्स और पूरी केमिस्ट्री की छुट्टी हम लोग करने वाले हैं कल, ये भी होगा कल 3 बजे से। तो आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बायोलॉजी, और कल फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। बिल्कुल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। द इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ, दीज आर नोन एज। ये छोटी आंत की जो इंटरनल वॉल है इसमें उंगलियों जैसी उभार आ जाती है। तो छोटी आंत की जो अंदरूनी दीवारें हैं, इनर वॉल है, वो इस तरह से इन्वेजिनेट होकर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बना देती हैं, ताकि सरफेस एरिया का जो एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया है उसको इंक्रीज किया जा सके। आप जानते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का एब्जॉर्प्शन होता है, भोजन का अवशोषण होता है, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। इसकी जो इनर वॉल है इस तरह से इन्वेजिनेट होकर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाते हैं। टेल मी द नेम ऑफ दीज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, दीज आर कॉल्ड विलाई। विलाई क्या करता है, विलाई इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। तो डी जो था वो सही उत्तर था। बहुत खूब, सारे लोगों ने सही उत्तर दिया। कीप इट अप, वेरी गुड गाइस। नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट वन। विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम्स कंसिस्ट्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स। कौन सा किंगडम केवल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के लिए बनाया गया है। एनिमलिया, प्रोटिस्टा, फंजाई, मोनेरा। जल्दी बताइए। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में आपने पढ़ा होगा। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में होल लिविंग वर्ल्ड को 5 किंगडम में बांटा गया था। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया। तो ये जो किंगडम मोनेरा है उसमें यू प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को रखा गया है। सो किंगडम मोनेरा इंक्लूड्स ऑल यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीवों को किसमें रखा गया, मोनेरा में। एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों को किसमें रखा गया, प्रोटिस्टा में, है ना। बाकी किंगडम एनिमलिया और फंजाई तो अलग किंगडम है, पता ही होगा। सो राइट आंसर शुड बी व्हाट, मोनेरा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रोटीन्स आर असेंबल्ड फ्रॉम हाउ मेनी अमाइनो एसिड्स। कितने अमाइनो एसिड मिलकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं, जल्दी बताइएगा। गलत हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, घबराने का नहीं है। गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। शहसवार मतलब योद्धा ही मैदान जंग में गिरेगा ना। तिफल मतलब जो बच्चा है वो तो घुटनों के बल चलता है, वो कैसे गिरेगा। तो इससे बिल्कुल भी घबराना नहीं है कि मेरा गलत हो गया। जो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं वही याद रहेंगे आपको कि मेरा ये गलत हो गया था। पर शर्त यह है कि आज के बाद गलती नहीं होनी चाहिए। आज के बाद गलती
नहीं होनी चाहिए। सो 20 टाइप्स के अमीनो एसिड मिलकर ही सारे प्रोटीन बनाते हैं। और मैंने कई बार अपने यूट्यूब सेशन में बताया है कि 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स, 20 प्रकार के जो अमीनो एसिड्स होते हैं बॉडी में तमाम प्रोटीन्स को बनाते हैं। इसीलिए इसको हम कहते हैं मैजिक 20। क्या बोलते हैं? मैजिक 20। तो अगर कोई आपसे पूछ दे कि मैजिक 20 क्या है, तो आप कहेगा कि 20 टाइप्स के अमीनो एसिड मिलकर ही अलग अलग वे में कंबाइन करके सारे प्रोटीन्स को बनाते हैं, इसलिए हम कहते हैं इसको मैजिक 20। सो डी विल बी द राइट ऑप्शन। रोहन राजपूत आ चुके हैं, स्वागत है रोहन, कैसे हैं आप? बड़े दिन के बाद दिखे आप। नाउ Which of the following types of organisms have an open circulatory system? VVI, बहुत अच्छा क्वेश्चन, याद कर लीजिए इसको। जल्दी बताइए इसका उत्तर, फटाफट जल्दी जल्दी उत्तर दीजिए। हाँ बिल्कुल, रट्टा मार के चल जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, खुला परिसंचरण तंत्र निम्नलिखित में से किसमें होता है? तो देखो, जैसे मैं बात करूं हम लोगों की, तो हम लोगों में क्या है, कैसा है? क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है। हमारे अंदर ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, जिसमें ब्लड फ्लो करता है। एक हार्ट है जो इस ब्लड को पूरी बॉडी में पंप करता है। लेकिन जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें क्या होता है कि ब्लड एक ओपन स्पेस में फिल्ड रहता है। एक ओपन स्पेस में इस तरह से ब्लड फिल्ड होगा और सेल्स जो हैं वो इस ब्लड के डायरेक्ट कांटेक्ट में होंगे। इसको बोलता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। बॉडी में ब्लड वेसल्स नहीं हैं और ये किस में होता है? तो याद रखिएगा कि मोलस्का में, आर्थ्रोपोडा में ये पाया जाता है। मोलस्का, आर्थ्रोपोडा में ये पाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पार्ट ऑफ अ प्लांट सेल ट्रैप्स सनलाइट टू मेक शुगर। तो प्लांट का कौन सा पार्ट सनलाइट को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है ताकि ग्लूकोज बनाया जा सके, शुगर बनाया जा सके। ग्लूकोज पौधों का खाना है। क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, स्टार्च ग्रेन्स। तो याद रखिएगा 25 का होगा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का काम क्या होता है? लाइट को एब्जॉर्ब करना और उस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। तो क्लोरोप्लास्ट में ग्रीन पिगमेंट होता है। एक्चुअली क्लोरोप्लास्ट में ग्रीन पिगमेंट होता है जिसका नाम होता है क्या? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देता है? केमिकल एनर्जी में। सो ए विल बी द राइट ऑप्शन। द pH ऑफ अ लिक्विड वॉज फाउंड टू बी 7। किसी लिक्विड का pH 7 था, ऐसा पाया गया। लिक्विड का pH कितना है? 7 है। विच लिक्विड इज लाइकली टू बी? वो लिक्विड क्या हो सकता है? एल्कली हो सकता है, सेलाइन हो सकता है, वाटर हो सकता है, एसिड हो सकता है। pH 7 है मतलब वो वाटर हो सकता है। एल्कली का तो pH 7 से ज्यादा होता है। pH 7 से ज्यादा है तो एल्कली है। सेलाइन है मतलब ये सॉल्ट हो सकता है। तो सॉल्ट तो एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है, न्यूट्रल भी होता है सॉल्ट। वो देखना पड़ेगा कि वो सॉल्ट कैसा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हैज द लॉन्गेस्ट गेस्टेशन पीरियड? मतलब प्रेगनेंसी टाइम किसका सबसे ज्यादा होता है? गेस्टेशन पीरियड सबसे लॉन्गेस्ट किसका होता है? डॉल्फिन का, एलिफेंट का, कैमल का, जिराफ का? जल्दी बताइए। ये जानकारी वाली क्वेश्चन है, इसको याद रख लीजिएगा बस। क्या लगता है आपको? सही उत्तर होगा एलिफेंट। बिल्कुल सही उत्तर दिया आप लोगों ने, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत खूब बहुत खूब। नाउ बोन्स फाउंड इन द हैंड्स एंड फीट as the percentage of total number of bone in the body of an adult human being nearly equal to। शरीर के कुल बोन का कितना प्रतिशत आपके हाथ और पैर में होता है? शरीर के कुल हड्डियों का कितना प्रतिशत आपके हाथ और पैर में होता है? हैंड्स और फीट में होता है। टोटल बोन का कितना परसेंट? तो देखो, इस हाथ में 30, इस हाथ में 30, इस लेग में 30, इस लेग में 30,
तो अगर आप लिम्स की बात करोगे, लिम्स बोले तो हाथ और पैर, देखो हाथ और पैर को मिलाकर 30 + 30 + 30 + 30, ये हो गए हाथ में, और एक पैर में 30 और एक पैर में 30, तो ये हो गए पैर में, टोटल हो गए 120। तो 120/206 × 100%, लगभग 60% आता है। तो हाथ और पैर में 120 बोन, पूरे शरीर में कितना, 206। तो बॉडी के कुल बोन का कितना परसेंट हाथ और पैर में होता है, तो 120/206 × 100%, लगभग आ रहा है आपका 50 to 60%। सो डी विल बी द राइट ऑप्शन। तो शरीर की कुल हड्डियों का 60% जो है वो आपके हाथ और पैर में होता है। इसलिए आपने देखा होगा कि जब लोगों में झगड़े हो जाते हैं, लड़ाइयाँ हो जाती हैं, तो लोगों को कहते सुना होगा कि हाथ पैर तुम्हारा तोड़ देंगे। उसमें लॉजिक होता है। क्यों बोलते हैं ऐसा? मतलब 60% तो तुम्हारा हम बेकार ही कर देंगे। बॉडी के कुल बोन का 60% आपके लिम्स में होता है, हाथ और पैर में होता है। देखो ना, टोटल 206, उसमें से 120 तो आपके हाथ और पैर में ही है, 120 आपके हाथ और पैर में ही है। हाथ पांव तोड़ देंगे ऐसा बोलता है ना, हाँ, तो उसमें लॉजिक होता है, मतलब ऐसे नहीं कहावत है। शरीर के कुल बॉडी के कुल वेट का कितना परसेंट वेट होता है आपका ब्लड? 7%, वो भी याद रख लीजिएगा। चलो, विच ग्लैंड इज इन द ह्यूमन इज ऑल्सो नोन एज थर्ड आई? निम्नलिखित में से किस ग्रंथि को शरीर की तीसरी आंख भी कहा जाता है? शरीर की तीसरी आंख किस ग्रंथि को बोला जाता है? जल्दी बताइए। हाँ, 7%, बहुत सही। भाई सेशन को लाइक और शेयर कर कीजिए, 100 तो पहुंचाइए कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए सेशन को। ये आपकी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी थी सेशन को ले आना। अब आपकी जिम्मेदारी क्या है? सेशन को लोगों तक पहुंचा देना। अब अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए सेशन को, मज़ा आ जाएगा। हाँ, तो हम पीनियल ग्रंथि को, जो हमारे ब्रेन में होता है, पीनियल ग्लैंड जो हमारे ब्रेन में होता है, उसको कहते हैं थर्ड आई, क्योंकि ये हमारे बायोलॉजिकल क्लॉक को मेंटेन करता है। ग्लैंड पर मैंने एक लिया है सेशन, उसमें देखिएगा, हमारे दिनचर्या को मेंटेन करता है ना, शरीर की जैविक घड़ी का नियंत्रण करता है, इसलिए इसको बोलते हैं थर्ड आई। सो ए विल बी द राइट ऑप्शन। सारे लोगों ने सही उत्तर दिया है, बहुत खूब। और इसमें बड़ा ही ज़बरदस्त सेशन लिया है मैंने। पैरामाउंट में देखिए, हमारे पैरामाउंट के एक स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका। पुराने लोग मिल जाते हैं तो बाहर आ जाती है। बहुत सारा क्वेश्चन है, जब तक पूरा नहीं होगा मैं सेशन लेता रहूँगा, ठीक है। 100 से ऊपर ही क्वेश्चन है, अभी तो 29 ही चल रहा है। आगे बढ़ते हैं। ल्यूकेमिया इज अ ग्रुप ऑफ कैंसर। ल्यूकेमिया कैंसर का ग्रुप है दैट यूजुअली बिगिंस इन द बोन मैरो, बोन मैरो में से स्टार्ट होता है, एंड रिजल्ट इन हाई नंबर्स ऑफ विच एबनॉर्मल सेल। ल्यूकेमिया जो कि एक रक्त कैंसर का एक रूप है, उसमें किसकी संख्या बढ़ जाती है? मुझे लगता है कि इसका जवाब मैं दे चुका हूं, तो मैं रुकूंगा नहीं, जल्दी से बता देता हूं। WBCs की संख्या बढ़ जाती है ना, इसको एक्सप्लेन कर चुका हूं। बहुत खूब, सारे लोगों ने सही उत्तर दिया। नाउ, हाउ मेनी पैराथायराइड ग्लैंड्स आर प्रेजेंट ऑन द बैक साइड ऑफ द थायराइड इन ह्यूमन? थायराइड ग्लैंड हमारे नेक में पाया जाता है। ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ये हमारा गर्दन है, इसमें पाया जाता है आपका थायराइड, वो थायराइड ग्लैंड, अवटु ग्रंथि। नाम क्या बोलते हैं इसको? अवटु ग्रंथि। दिस इज द लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि गर्दन या गले में स्थित होता है थायराइड। थायराइड पे ही पाया जाता है पैराथायराइड ग्लैंड, परा अवटु ग्रंथि। पैराथायराइड को हिंदी में क्या बोलते हैं? परा अवटु, क्योंकि अवटु पर ही पाया जाता है। कितनी संख्या में? तो देखो, 2 इस तरफ और 2 इस तरफ, 4 की संख्या में होती है पैराथायराइड। याद रखिएगा, पैराथायराइड ग्रंथि है ना। तो
4 will be the right option. Yes, D will be the right option, my dear friends. आगरा पैरामाउंट से हमारे साथ हैं यतेंद्र राजपूत। यह तो बता दीजिए कोई एमपी पैरामाउंट से और कोई जयपुर पैरामाउंट से और दिल्ली पैरामाउंट से भी आ जाइए सब, है ना। बहुत खूब, बहुत बढ़िया, है ना। चलिए, तो बहुत दिन हो गए हैं। जब मैं जवान हुआ करता था तो एक शेर लिखा था मैंने कि जिंदगी एक रोग बन जाएगी जी ना पाओगे। अपने जवानी के दिनों में लिखा था मैंने कि जिंदगी एक रोग बन जाएगी जी ना पाओगे, मुझसे मिलते ही नजर तुम नहीं रह पाओगे। मैंने माना तुम में दरिया सी रवानी है, मगर मैं समंदर हूं, मेरे पास आए तो खो जाओगे। मैं समंदर हूं, मेरे पास आए तो खो जाओगे। नहीं, अब जवान में नहीं रहा। 12 साल तो मुझे इस इंडस्ट्री में हो गया पढ़ाते पढ़ाते यार, है ना। कई जगह पढ़ाया है, तो 12 साल तो मुझे इस टीचिंग इंडस्ट्री में हो गया। तो अब वो मतलब जवान का मतलब होता है कि जब हार्मोन्स बॉडी में मतलब आ रहे होते हैं ना, तो उस वक्त अलग उबाल रहता है। योगेश चौधरी, आगरा पैरामाउंट, वेरी गुड, बहुत खूब। चलिए, तो 4 विल बी द राइट ऑप्शन, है ना। आगे बढ़ते हैं। विच टिश्यू हैज हेवली थिकेंड लिग्निफाइड वॉल्स। निम्नलिखित में से किस ऊतक में काफी थिक वॉल होती है? किसकी बनी हुई? लिग्निन की बनी हुई। लिग्निफाइड बोले तो लिग्निन की थिक वॉल होगी। लिग्निफाइड मतलब लिग्निन की थिक वॉल होगी। स्क्लेरन कायमा में, पैरेन कायमा में, एरन कायमा में, कॉलन कायमा में, बताइए किस ऊतक में थिक वॉल होगी? किसकी बनी हुई? लिग्निन की। लिग्निन की बनी हुई थिक वॉल किसमें होगी? तो आप जानते हैं स्क्लेरन कायमा, इसको बोलते ही है दृढ़ ऊतक। स्क्लेरन कायमा को हिंदी में क्या बोलते हैं? दृढ़ ऊतक। कॉलन कायमा को क्या बोलते हैं? स्थूल कोण ऊतक। शुद्ध हिंदी में लिख रहा हूं, स्थूल कोण ऊतक। इसको हम लोग लिविंग मैकेनिकल टिश्यू भी कहते हैं। लिविंग मैकेनिकल टिश्यू, जीवित यांत्रिक ऊतक बोला जाता है। आपने देखा होगा कि पौधे जो हैं जब हवाएं चलती हैं तो ऐसे झुक जाता है, वापस अपने इनिशियल स्टेट में आ जाता है ना। तो प्लांट को जो लचीलापन देते हैं, जो फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं ना, वो होते हैं कॉलन कायमा। और पौधे को जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ देने वाले होते हैं, दृढ़ता प्रदान करने वाले ऊतक होते हैं, वो जनरली क्या होते हैं? डेड होते हैं। लेकिन ये लिविंग होते हुए पौधे को दृढ़ता प्रदान कर रहा है, सो इसको कहते हैं लिविंग मैकेनिकल टिश्यू। तो इसमें जो होती है ये लिग्निन की डिपोजिशन होने की वजह से ये काफी क्या हो जाती है? रिजिड हो जाती है। और इसका काम भी है सपोर्ट देना, लेकिन ये डेड है। इसका काम भी है सपोर्ट देना, लेकिन ये लिविंग है, इसलिए खास प्रकार की टिश्यूज हो गई। याद रखेंगे इसको। आगे बढ़ते हैं। द सोलर ट्रैकिंग मूविंग इन द सन्स डायरेक्शन ऑफ द सनफ्लावर इज। सूर्यमुखी को आपने देखा होगा कि हमेशा सूर्य की दिशा में ही जाता है। जब सूरज निकल रहने को होगा तो ऐसे मुंह रहेगा उसका सूरज की तरफ, जब सूरज डूब रहा होगा तो इधर आ जाएगा। सूरजमुखी सूरज की दिशा में ही जाता है। इसको क्या कहते हैं? फोटोट्रॉपिज्म, थिग्मोट्रॉपिज्म, हेलियोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म। फोटो मतलब लाइट, ट्रॉपिज्म मतलब ऐसा मूवमेंट जिसकी वजह से, मतलब एक ऐसा स्टिमुलाई जिसकी वजह से मूवमेंट हो रहा है। तो फोटो मतलब लाइट, सूर्यमुखी सूरज की तरफ जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं? फोटोट्रॉपिज्म। टच की वजह से थिग्मोट्रॉपिज्म। वाटर की तरफ, जैसे आपने देखा होगा रूट हमेशा वाटर की तरफ जाएगा, है ना, तो वो हाइड्रोट्रॉपिज्म कहलाता है। सो ए विल बी द राइट ऑप्शन। ये तो नाम से क्लियर होना चाहिए था। डेफिशिएंसी ऑफ थियामिन रिजल्ट्स इन। थियामिन की डेफिशिएंसी से कौन सी बीमारी होती है? इसके लिए मैंने ट्रिक बताया होगा। आप लोग अपना उत्तर कीजिए, मैं ट्रिक लिख रहा हूं। B1 लिख दो, B2 लिख दो, B3 लिख दो।
थी रिया नशे में, थी रिया नशे में बार बार, सॉरी यहां पे लिखेंगे बार बार चिल्लाई पीकर, बार बार चिल्लाई पीकर। तो इससे B1, B2 और B3 का केमिकल नेम और उससे होने वाली बीमारियां आपको मिल जाएगी। पहले क्या लिख लोगे आप? बहुत अच्छा ट्रिक बनाया मैंने। पहले लिख लो B1, B2, B3 और लिखो थी रिया नशे में बार बार चिल्लाई पीकर। B1 का केमिकल नेम थियामीन, B2 का राइबोफ्लाविन और B3 का नियासिन। नशे में मतलब नियासिन। B1 की कमी से बेरीबेरी, B2 की कमी से चिलोसिस और B3 की कमी से पिलैग्रा। बीमारी याद है ना, पिलैग्रा। तो अब देखो डेफिशिएंसी ऑफ थियामिन। थियामिन किसका नाम है? केमिकल नेम है थी, मतलब B1 का केमिकल नेम है थियामिन और इसकी कमी से क्या होता है? बार बार, बार बार बोले तो बेरीबेरी। सो डी विल बी द राइट ऑप्शन। इज इट क्लियर? थी रिया नशे में बार बार चिल्लाई पीकर। इज इट क्लियर? So the question says that deficiency of thiamine causes which of the following disease? Your answer should be beriberi. Let us move to next question, guys. Please try to answer this question. Which of the following is a water soluble vitamin? इसका भी ट्रिक बताया है। कौन जल में घुलनशील विटामिन है? So just remember WBC. WBC means white blood cells, but here WBC means water soluble vitamins are B and C, my dear friends. WBC का मतलब होता है व्हाइट ब्लड सेल्स, बट यहाँ पे WBC का मतलब है वाटर में कौन? BC। तो ये वाटर सॉल्युबल विटामिन हो गए। फैट में कौन? कीड़ा। ADEK मतलब कीड़ा जो है वो वसा में घुलनशील विटामिन होता है। सो फैट सॉल्युबल विटामिन्स आर कीड़ा एंड वाटर सॉल्युबल विटामिन्स आर B and C. सो ऑल B complex vitamins such as B1, B2, B3, B5, B7, B9 है ना, B12, all B vitamins are water soluble. That is B complex vitamins are water soluble vitamins. So which of the following is the water soluble? Your answer should be yes. C will be the right option. ठीक है, तो कीड़ा जो है वसा में घुलनशील विटामिन और बी और सी जल में घुलनशील विटामिन। ये ट्रिक जरूर याद रखिएगा, हर बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्लैजिला आर द हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स विच एक्ट एज ऑर्गेनल ऑफ लोकोमोशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल? व्हाट इज फ्लैजिला? फ्लैजिला एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर है जो चलने में मदद करता है, लोकोमोशन में मदद करता है। किसमें? वायरस में, बैक्टीरिया में, पैरामीशियम में, अमीबा में। टेल मी, बताइए। इन पैरामीशियम हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स आर नोन एज सीलिया विच हेल्प्स इन लोकोमोशन। पैरामीशियम में हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। इफ यू टॉक अबाउट पैरामीशियम, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड स्लीपर एनिमलक्यूल and here we have hair like structures and these hair like structures which help in locomotion is known as what? cilia. इसको हम cilia कहते हैं। चलने में मदद करता है, लोकोमोशन में मदद करता है। इन अमीबा लोकोमोशन टेक्स प्लेस बाई, टेल मी, अमीबा में जो लोकोमोशन होता है वो किसके थ्रू होता है? सूडोपोडिया। सूडोपोडिया, कूटपाद। In amoeba, locomotion takes place by pseudopodia. P-S-E-U-D-O. P-S-E-U-D-O. Pseudopodia. Pseudo means false. Podium means feet. False feet. Okay. Now, in virus, there is no locomotory organ. Outside the body, it acts as a non-living things. है ना? Inside the body, it becomes living. So, right answer should be your bacteria. So, in bacteria, hair-like structures are found, which is known as flagella, helps in locomotion, movement में मदद करता है। So A, C will be the right option. समझ में आया? अच्छा, चलते हैं।
एनिमल्स ऑफ विच फाइलम हैव ज्वाइंटेड लेग्स? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस फाइलम के जंतुओं में ज्वाइंटेड लेग्स होते हैं? जल्दी बताइए। ज्वाइंटेड लेग्स आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम? याद रखिएगा, आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोस मतलब ज्वाइंट, पोडियम मीन्स पैर। ज्वाइंटेड लेग्स आर फाउंड इन आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा सच एज कॉकरोच। जितने भी इंसेक्ट हैं आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करते हैं, उसमें ज्वाइंटेड लेग्स पाए जाते हैं। तो ज्वाइंटेड लेग्स किसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं? तो उत्तर होगा डी, आर्थ्रोपोडा का। आगे बढ़ते हैं। द अमाइनो एसिड्स इन प्रोटीन आर लिंक्ड टुगेदर बाय विच काइंड ऑफ बॉन्ड? अभी मैंने बोला था कि व्हाट आर द प्रोटीन्स? प्रोटीन्स आर द पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड्स, है ना। अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड इज इक्वल टू प्रोटीन। अब यहां पे क्वेश्चन है कि प्रोटीन में दो अमाइनो एसिड मॉलिक्यूल के बीच कौन सा बॉन्ड होता है? टेल मी द नेम ऑफ दिस बॉन्ड। योर आंसर शुड बी पेप्टाइड बॉन्ड। इस बॉन्ड का नाम क्या होता है? पेप्टाइड बॉन्ड। सो इन प्रोटीन वी हैव मेनी पेप्टाइड्स, मेनी पेप्टाइड बॉन्ड्स। सो यू कैन से दैट प्रोटीन इज व्हाट? पॉलीपेप्टाइड। अभी पॉलीमर मैंने पढ़ाया था यूट्यूब पे, उस पर भी बहुत डिटेल से इसके बारे में मैंने बताया था। सो प्रोटीन को आप बोल सकते हो कि प्रोटीन क्या है? पॉलीपेप्टाइड है, क्योंकि इसमें पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं। तो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स में दो अमाइनो एसिड, दो अमीनो अम्ल पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। सो बी विल बी द राइट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं फटाफट। गम्स आर मेड अप ऑफ विच मैक्रो मॉलिक्यूल्स? गम्स किस मैक्रो मॉलिक्यूल से बनते हैं? न्यूक्लिक एसिड, होमो पॉलीसेकेराइड, हेटेरो पॉलीसेकेराइड, सिंथेटिक पॉलीमर। जल्दी बताएं फटाफट, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर सकें। सही उत्तर इसका हो जाएगा हेटेरो पॉलीसेकेराइड। हेटेरो पॉलीसेकेराइड मतलब अलग अलग शुगर के मॉलिक्यूल्स हैं, एक ही तरह के नहीं है। जैसे आप सेलुलोज की बात करोगे तो सेलुलोज में क्या है? ग्लूकोज, 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 ग्लूकोज इज इक्वल टू सेलुलोज। इसमें से ग्लूकोज को हम क्या बोलते हैं? सैकेराइड। सो आप कह सकते हैं कि ग्लूकोज क्या है? पॉलीसेकेराइड है। ग्लूकोज क्या है? पॉलीसेकेराइड है ना। बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल मिलकर क्या बन रहा है? सेलुलोज। एक शुगर के मॉलिक्यूल को हम क्या बोलते हैं? सेकेराइड। ग्लूकोज क्या है? शुगर है, शर्करा है। व्हाट इज ग्लूकोज? शुगर, शर्करा। शुगर को और हम क्या बोलते हैं? सेकेराइड। सेलुलोज में ढेर सारा ग्लूकोज मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है, इसलिए सेलुलोज को हम कह सकते हैं पॉलीसेकेराइड। होमो या हेटेरो? बोलिएगा यस, होमो एक ही तरह का है, सभी ग्लूकोज ही है। तो आप कह सकते हैं कि सेलुलोज होमो पॉलीसेकेराइड है। कैसा है? होमो पॉलीसेकेराइड, एक ही तरह के ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हैं। लेकिन गम्स जो होते हैं वो होमो नहीं होते हैं, ये सेकेराइड ही, पॉलीसेकेराइड ही होते हैं। लेकिन कैसे? हेटेरो पॉलीसेकेराइड होते हैं। आप पीडीएफ ले सकते हैं, हमारा जो ऐप है उससे डाउनलोड कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 40 सेज दैट विच इज द मोस्ट अबंडेंट पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट इन नेचर? नेचर में पाया जाने वाला सबसे अधिक कौन सा पॉलीसेकेराइड है? अबंडेंट पॉलीसेकेराइड नेचर में कौन सा है? ग्लूकोज तो पॉलीसेकेराइड है नहीं, सिंगल यूनिट है। सेलुलोज यस पॉलीसेकेराइड है, अभी बताया है। ग्लाइकोजन पॉलीसेकेराइड है, स्टार्च भी पॉलीसेकेराइड है। पर नेचर में पूछ रहा है कि नेचर में कौन सा पॉलीसेकेराइड सबसे ज्यादा होता है? स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन। तो जाहिर सी बात है सेलुलोज होगा। प्लांट सेल का सेल वॉल किसका बना होता है? सेलुलोज का। सो बी विल बी द राइट ऑप्शन। IBACIO 2020 तक का पूरा करंट अफेयर्स डिस्कस करने जा रहे हैं काशिफ अंसारी सर। आप ज्वाइन कर सकते हैं इसका पार्ट 2।
IBACIO 2021 में सफलता की कुंजी हिस्ट्री के क्लास नॉन स्टॉप मैराथन 13 फरवरी को 12 बजे से शुरू होगा और इस सेशन को कंडक्ट करेंगे काशिफ अंसारी सर। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। IBACIO के लिए ज्योग्राफी का महा मैराथन लेकर आएंगे रोशन चंदन सर 14 फरवरी को। बहुत अच्छा दिन, 14 फरवरी, जुड़ जाइए इनके साथ 9 बजे। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन अमंग द 5 किंगडम्स क्लासिफिकेशन ऑफ RH विटाकर। आप जानते हैं RH विटाकर ने 5 जगत वर्गीकरण जीत दिया था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था इन्होंने। RH विटाकर साहब ने संपूर्ण सजीव जगत को 5 किंगडम में 5 जगत में विभाजित किया था। अब पूछ रहा है कि कौन इनमें से नहीं है वो, मोनेरा, फंजाई, एनिमलिया, बैक्टीरिया। तो सही उत्तर होगा बैक्टीरिया। बैक्टीरिया कोई किंगडम नहीं है। इन्होंने 5 किंगडम में डिवाइड किया था। पहला किंगडम था मोनेरा, दूसरा था क्या, याद रखिएगा, प्रोटिस्टा, तीसरा किंगडम था फंजाई, चौथा किंगडम था एनिमलिया और 5वां किंगडम था प्लांटी या प्लांट किंगडम। 1 2 3 4 5। तो संपूर्ण सजीव जगत को विटाकर साहब ने 5 किंगडम में विभाजित कर दिया था और इसी का पड़ा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। क्या नाम दिया इन्होंने? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। सारे लोग सही उत्तर दे रहे हैं, बहुत खूब। आगे बढ़ते हैं। विच एनिमल किंगडम इज डिवाइडेड इंटू आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। किस किंगडम को आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में डिवाइड किया गया? मोनेरा, फंजाई, एनिमलिया, प्रोटिस्टा। तो याद कीजिए, जो किंगडम मोनेरा था, किंगडम मोनेरा, इसमें कैसे ऑर्गेनिज्म को इंक्लूड किया गया था? किंगडम मोनेरा इंक्लूड्स यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को, जिसका एग्जाम्पल है बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। मोनेरा में कौन कौन आता है? बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया को रखा गया। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बैक्टीरिया किस किंगडम से बिलोंग करता है, तो किंगडम मोनेरा से। साइनोबैक्टीरिया किससे बिलोंग करता है? किंगडम मोनेरा से, है ना। अब देखो, ये जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया को 2 पार्ट में बांटा गया, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। तो आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया किस किंगडम से बिलोंग करेगा? तो इनडायरेक्टली आप बोल सकते हो मोनेरा। जो प्रिमिटिव बैक्टीरिया थे उसको रखा गया आर्की बैक्टीरिया में, और जो मतलब ट्रू बैक्टीरिया थे उसको रखा गया यू बैक्टीरिया में। ठीक है, चलिए। सो ए सही उत्तर था। विच ऑफ द फॉलोइंग पिगमेंट इन एल्गी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्राउन कलर। आप जानते हैं एल्गी की बात अगर आप करते हो तो एल्गी कितने तरह के होते हैं बताइए? एल्गी 3 तरह के होते हैं, रेड एल्गी, ग्रीन एल्गी और ब्राउन एल्गी। एक बहुत ही वाहियात क्वेश्चन पूछा कि कौन एक एल्गी नहीं हो सकता? रेड एल्गी, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, ब्लू एल्गी। आंसर क्या था? ब्लू एल्गी एल्गी नहीं है, एल्गी 3 ही तरह का हो सकता है। अब पूछ रहा है कि ग्रीन एल्गी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोरोफाइसी। क्लोरा मतलब क्या होता है? ग्रीन। रेड एल्गी को हम लोग कहते हैं रोडोफाइसी। तो बच गया आपका कौन? ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी को हम क्या बोलते हैं? फियोफाइसी। तो ब्राउन एल्गी को हम क्या बोलेंगे? फियोफाइसी। सो राइट आंसर शुड बी बी। रश्मि शर्मा, वेरी गुड। हलीन कौर, बहुत खूब, बहुत खूब। मनीषा, सोनिया, अरज रस्तोगी, बहुत खूब। सभी लोग सही उत्तर दे रहे हैं, क्या बात है। सिलेक्शन लगता है इस बार होना है सबका। अच्छे अच्छे क्वेश्चन का सही सही उत्तर आप दे रहे हैं, इसका मतलब
आप लोगों की तैयारियां अच्छी लग रही हैं मुझे। विच पिगमेंट टाइप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन एल्गी? ग्रीन एल्गी के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा पिगमेंट है? ग्रीन कलर्ड एल्गी, ग्रीन एल्गी को क्या बोलते हैं? क्लोरोफाइसी, अभी बताया था। सो ए विल बी द राइट ऑप्शन। क्लोरा मतलब ग्रीन, रोडोफाइसी रेड एल्गी, फियोफाइसी ब्राउन एल्गी, फियोफाइसी ब्राउन एल्गी। तो इसको जल्दी से हम लोग आगे बढ़ेंगे। What is recognized as the structural and functional unit of living organism? शरीर की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। क्वेश्चन में कोई दम नहीं, सब जानते होंगे। चलिए, Which of the following is not a eukaryotic organism? कौन एक यूकैरियोटिक जीव नहीं है? प्लांट्स, फंजाई, एल्गी, बैक्टीरिया। मुझे लगता है इसका उत्तर दे चुका हूं मैं। बैक्टीरिया बिलोंग करता है मोनेरा से, और मोनेरा में यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को रखा गया है। सो राइट आंसर शुड बी बैक्टीरिया। तो पूछ रहा है कि कौन एक यूकैरियोटिक नहीं है, नॉट अ यूकैरियोटिक। तो अभी बताया था कि बैक्टीरिया किस किंगडम से बिलोंग करता है? किंगडम मोनेरा से। और मोनेरा में कैसे जंतुओं को रखा गया है? जो एक सेल का बना हुआ है, और सेल का टाइप कैसा है? प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है? बहुत बार मैं बता चुका हूं, अब नहीं बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं। Which of the following is an egg laying mammal? देखो, मैमल स्तनधारी वो जीव होते हैं जो बच्चों को जन्म देते हैं, बच्चों को स्तनपान करवाते हैं, दूध पिलाते हैं। लेकिन एक्सेप्शन में है कि कुछ मैमल अंडे भी देते हैं। वो कौन है? बैट है, पैंगोलिन है, कंगारू है, प्लेटिपस है। तो सही उत्तर होगा प्लेटिपस। प्लेटिपस जो है वो एग लेइंग मैमल है, अंडे देने वाला स्तनपाई है या स्तनधारी है। इसको याद रखेंगे। चमगादड़ भी स्तनधारी है, लेकिन ये बच्चे देता है, अंडे नहीं देता। ये क्या है? बैट भी मैमल है। इसको मत समझ लीजिएगा कि ये मतलब पक्षी नहीं है, ये स्तनधारी है। जैसे आपको मैं कहूं वेल, डॉल्फिन, वेल, डॉल्फिन, बैट, आदमी, कुत्ता, गधा, ये सब स्तनधारी है। सब क्लास मेमलिया से बिलोंग करता है, स्तनधारी वर्ग से बिलोंग करता है। इसलिए आदमी जब बदमाशी करता है तो बोला जाता है कि बहुत बड़ा कुत्ता है, और बेवकूफ़ी करता है तो बोला जाता है बहुत बड़ा गधा है, क्योंकि तीनों की क्लास एक है, तीनों का वर्ग एक है, स्तनधारी वर्ग से बिलोंग करता है। ठीक है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज नॉट अ मार्सुपियल? कौन मार्सुपियल नहीं है? कंगारू, कोआलस, वोम्बैट, बैट। जल्दी बताइए। कंगारू, कोआलस, कौन मार्सुपियल नहीं है? मार्सुपियल क्या होता है कि प्री मैच्योर बच्चे को डिलीवर कर देता है। जो बच्चे का जन्म होता है वो प्री मैच्योर होता है, और एक उसकी बॉडी में एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होती है, उसमें बच्चे को रखे रहता है अंदर। जैसे कंगारू बच्चे को अंदर एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसमें रखे रहता है, उसको मार्सुपियल कहते हैं। अब बोल रहे हैं कि कौन मार्सुपियल नहीं है? तो कंगारू तो मार्सुपियल है, बच्चे को रख रहा है, प्री मैच्योर बच्चे को जन्म दे दिया और थैले में अंदर रखा रहता है। उससे देखा होगा ऐसे बाहर कूद कर घूमता भी रहता है। तो इसका सही उत्तर आपको देखने से समझ में आ जाएगा। मैंने अभी बोला था कि स्तनधारी कौन है, तो बैट। बैट क्या है? स्तनधारी है। ये बच्चे को जन्म देता है। सो बैट विल बी द राइट ऑप्शन। अभी जो क्वेश्चन मैंने दिया है उससे आप पकड़ सकते थे। नाउ ब्लैंक स्पेस। आर एक्वेटिक मैमल? जल में रहने वाला स्तनधारी है, विदाउट पोस्टीरियर लिम्स, जिसके पास पश्चपाद नहीं होता है ना। ये क्या कहलाता है? फोर लिम्ब। ये कहलाता है हैंड लिम्ब, पैरों को हैंड लिम्ब कहते हैं। उसके पास नहीं है, पानी में रहता है,
सच एज व्हेल एंड डॉल्फिन। तो व्हेल और डॉल्फिन दोनों क्या है, स्तनधारी है, जिसके पास पैर नहीं है, पंख है, उसमें फिन है। अब बताइए कौन है वो, कार्निवोरस, सिटैशियन, लैगोमॉर्फ, प्राइमेट। तो सही उत्तर आपका होगा सिटैशियन। ये भी क्या है, एक्वेटिक मैमल है, ये पानी में रहने वाला स्तनधारी है, व्हेल और डॉल्फिन की तरह। तो इसको याद रख लीजिएगा। नाउ ब्लैंक स्पेस, आर फ्लाइंग नॉक्टर्नल मैमल, एग्जाम्पल बैट। बैट क्या है, स्तनधारी है, रात में रात्रिचर स्तनधारी है, रात में उड़ता है ये। उस जैसा कौन है, जल्दी बताइए। उड़ने वाले निशाचर स्तनधारी हैं, जैसे चमगादड़। अभी बताया कि चमगादड़ एक स्तनधारी है, उस जैसा कौन है और जो रात में उड़ता है, उड़ने वाला स्तनधारी है, रात में उड़ने वाला स्तनधारी जैसे कि चमगादड़ है, उस जैसा कौन है। तो इसको भी आपको याद रखना पड़ेगा, इसको याद रख लेंगे हम लोग। कैरोप्टेरन्स याद करेंगे। विच ब्रांच ऑफ जूलॉजी कंसर्न्ड विद द स्टडी ऑफ द फॉर्म्स ऑफ थिंग्स। प्राणी विज्ञान की कौन सी शाखा चीजों के रूपों के अध्ययन से संबंधित है। हर्पैटोलॉजी, इथोलॉजी, मैमोलॉजी, मॉर्फोलॉजी। जल्दी बताइए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसको तो देख के आप बता सकते थे कि मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है, ऊपर से देख के अध्ययन करना, मॉर्फोलॉजी कहलाता है। जैसे फूल को देख रहे हैं ऊपर से, कैलिक्स है, कोरोला है, एंड्रोशियम है, गायनोशियम है, ये मॉर्फोलॉजी देख रहे हैं, है ना। एनाटॉमी क्या है, उसको चीर कर देख रहे हैं, अंदर आंत वांत बाहर निकाल कर देख रहे हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर का अध्ययन कर रहे हैं, डायसेक्शन के बाद उसको हम क्या बोलते हैं, एनाटॉमी। क्या बोलते हैं, एनाटॉमी। तो ऊपर ऊपर देखना मॉर्फोलॉजी, चीर कर देखना एनाटॉमी, है ना। दिल चीर के देख तेरा ही नाम होगा, सुना है गाना, दिल चीर के देख तेरा ही नाम होगा। दिल जिगर नजर क्या है तेरे लिए, मैं तो जान भी दे दूं, है ना। इस तरह के गाने बीच बीच में आते रहते हैं। सूरज हुआ मध्यम, चांद जलने लगा, आसमां ये हाय क्यों पिघलने लगा, मैं ठहरा रहा जमी चलने लगी। जमीन का दो दो मोशन होता है, लोगों को मालूम ही नहीं, शायर को मालूम ही नहीं कि जमीन का दो दो मोशन है। मैं ठहरा रहा जमी चलने लगी, रुकी कब थी। इज द स्टडी ऑफ एनिमल एंड प्लांट फॉसिल्स। जंतुओं एवं पौधों के जीवाश्म के अध्ययन को क्या कहते हैं। पैलिएंटोलॉजी, हिस्टोलॉजी, इक्थियोलॉजी, इंटीमोलॉजी। तो ये सब बताने की जरूरत क्या है, बहुत बार पढ़ा चुका हूं कि एंटोमोलॉजी मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, कीटों का अध्ययन। हिस्टोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ टिश्यू होता है ना, स्टडी ऑफ टिश्यू, ऊतकों का अध्ययन। इक्थियोलॉजी स्टडी ऑफ फिशेस। तो पैलिएंटोलॉजी हो जाएगा, और क्या। जीवाश्मों का अध्ययन करना पैलिएंटोलॉजी कहलाता है, पैलिएंटोलॉजी कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखेंगे आप। लाइक और शेयर होते रहने चाहिए, है ना, ताकि मजा आता रहे। नाउ जैकब क्रूजफेल्ट डिजीज इज कॉज्ड बाय। जैकब क्रूजफेल्ट बीमारी जो है वो किससे होती है, प्रियॉन से होती है, फंजाई से होती है, वायराइड से होती है, वायरस और बैक्टीरिया से होती है। कई बार ये क्वेश्चन मैंने अपने YouTube सेशन में डिस्कस किया है। कपिल कैसे हैं, कपिल टॉक। आलिशान हैदर ने सही उत्तर दिया था, प्रिया ने सही उत्तर दिया था, अरज रस्तोगी, बहुत खूब, अवधेश निषाद। जल्दी बताइए। तो जैकब क्रूजफेल्ट, कई बार मैंने इसको लिया ताकि आपको याद हो जाए, ये होता है प्रियॉन। आपने वायरस का नाम सुना होगा, वायरस से प्रोटीन कोड को हटा दें तो बनता है वायरॉइड। लेकिन प्रियॉन क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं, इन्फेक्शियस प्रोटीन होते हैं। वो प्रोटीन जिसकी फोल्डिंग गलत हो गई, है ना, उसको प्रियॉन कहते हैं, और ये इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं। तो वायरस से छोटा है वायराइड, और वायराइड से छोटा होता है प्रियॉन। ये क्या है, प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं ये। तो ये बीमारी होती है प्रियॉन से, इसको याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं।
द कॉलम ऑफ बर्टिन इज पार्ट ऑफ विच सिस्टम इन द बॉडी? कॉलम ऑफ बर्टिन किस सिस्टम का पार्ट है? तो याद रखिएगा, यूरिनरी सिस्टम का पार्ट है, एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है, उत्सर्जन तंत्र का भाग है। क्योंकि ये जो कॉलम ऑफ बर्टिन है ये पाया जाता है आपका किडनी में। किडनी की इकाई होती है कौन? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन। आगे बढ़ लेते हैं फटाफट। इरेप्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय, इरेप्सिन एक एंजाइम है, कहां से प्रोड्यूस होता है? लीवर से, स्टमक से, पिट्यूटरी से, इंटेस्टाइन से। बहुत खूब, बहुत खूब, सारे लोग बिल्कुल। अनुराग, आपका उत्तर सही था जी, जल्दी बताएं फटाफट। इरेप्सिन एक प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है जो स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलीज होती है, सो सी विल बी द राइट ऑप्शन। लीवर से नहीं, लीवर से रिलीज होता है बाइल जूस, और बाइल जूस में कोई एंजाइम नहीं होता, कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होता। पिट्यूटरी ग्लैंड से एंजाइम नहीं रिलीज होता, हार्मोन्स रिलीज होते हैं। और स्टमक से 3 एंजाइम रिलीज होता है, आप जानते होंगे, पैप्सिन, अमाइलेज और लाइपेज, पता होगा सबको। इरेप्सिन कहां से रिलीज होता है? छोटी आंत से। Which part of the small intestine is the primary site for nutrient absorption? छोटी आंत के किस भाग में भोजन का अवशोषण होता है? भोजन का अवशोषण मुख्यतः छोटी आंत के किस भाग में होता है? आपको मैंने बताया था कि एसआई बोले तो छोटी आंत। छोटी आंत के कितने भाग हैं? डीजेआई याद है? डियोडेनम, जेजुनम और इलियम। छोटी आंत के कितने भाग? डीजेआई, डियोडेनम, जेजुनम, इलियम। पता है सबको, बहुत बार बता चुका हूं। अब देखो, छोटी आंत में फूड का एब्जॉर्प्शन होता है, बिल्कुल सही है। भोजन का जो अवशोषण है, डाइजेस्टेड फूड का जो एब्जॉर्प्शन है, वो छोटी आंत में होता है, बिल्कुल सत्य है। लेकिन पूछ ले छोटी आंत के किस भाग में होता है, तो उत्तर हो जाएगा जेजुनम। सो राइट आंसर शुड बी बी, दैट इज जेजुनम, नॉट इलियम। इलियम में मैक्सिमम डाइजेशन होता है। डाइजेशन कंप्लीट कहां होता है? तो छोटी आंत। छोटी आंत के किस भाग में? तो इलियम में। मैक्सिमम डाइजेशन कहां होता है? तो छोटी आंत। छोटी आंत के किस भाग में? तो इलियम में। लेकिन मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहां होता है? तो याद रखिएगा, जेजुनम में होता है। नूरी मुशर्रफ आज लेट हो गई हैं, स्वागत है आपका, कोई बात नहीं है। सर्टोली सेल्स आर फाउंड इन, आपके शरीर के किस भाग में सर्टोली सेल्स होते हैं? टेस्टिस में, ओवरी में, बड़ी आंत में, छोटी आंत में? जल्दी जल्दी बताएं। हानिश, घबराना नहीं है, गलत हो रहा है कोई बात नहीं है, बताइए। तो टेस्टिस में होता है सर्टोली सेल्स, ठीक है। टेस्टिस में एक और सेल्स होता है लैडिग सेल्स। टेस्टिस में होता है लैडिग सेल्स, जो एक हार्मोन रिलीज करता है। टेस्टिस में एक सेल होता है लैडिग सेल्स जो हार्मोन रिलीज करता है। उस हार्मोन का नाम क्या है? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन को हम लोग क्या बोलते हैं? नर हार्मोन, मेल हार्मोन। तो टेस्टिस में पाया जाने वाला लैडिग सेल्स एक हार्मोन रिलीज करता है, उस हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरोन, जिसे हम नर हार्मोन के नाम से जानते हैं। वहीं पर टेस्टिस में एक और प्रकार की सेल्स होती हैं जिसे हम कहते हैं सर्टोली सेल्स, जो कुछ न्यूट्रिएंट सेक्रीट करती हैं, पोषक पदार्थ स्रावित करती हैं, जो स्पर्म्स को पोषण देती हैं, पोषण देती हैं। सो ए विल बी द राइट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following is not an accessory gland in male reproductive system? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन एक एसेसरी ग्लैंड नहीं है? प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेजिकल, बर्थोलिन ग्लैंड, कॉपर्स ग्लैंड।
एसेसरी ग्लैंड वो होते हैं जिनका रोल रिप्रोडक्शन में नहीं होता। तो सही उत्तर बताया है इसको कई बार मैंने, बर्थोलिन ग्लैंड, बर्थोलिन ग्लैंड। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, निम्नलिखित में से कौन एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्लास नहीं है? मोनेरा, एल्बुमिन, प्रोटिस्टा, फंजाई। तो आपका उत्तर हो जाएगा बी, क्योंकि एल्बुमिन क्या है? एक प्रोटीन है। और आप जानते हैं फंजाई, प्रोटिस्टा, मोनेरा ये सब एनिमल प्लांट किंगडम है। लिविंग ऑर्गेनिज्म को किंगडम में बांटा गया है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया। लेकिन एल्बुमिन क्या है? एक प्रोटीन है, माइक्रो प्रोटीन है, सबसे छोटा प्रोटीन। नाउ हु अमंग द फॉलोइंग डेवलप्ड बाइनोमियल नोमेनक्लेचर फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म, द्विपद नाम पद्धति किसने विकसित किया था? उन्होंने कहा था कि हर चीज का दो नाम होगा, एक होगा जीनस और दूसरा होगा स्पीसीज। जैसे ह्यूमन का नाम क्या होता है? होमो सैपियंस। मैंगो का मैग्निफेरा इंडिका, है ना? तो हर चीज का दो नाम होगा। ये किसने दिया था? तो लिनियस ने दिया था। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया था? कैरोलस लिनियस ने दिया था। याद रखेंगे इसको, हर चीज का दो नाम। हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज फादर ऑफ बायोलॉजी, जीव विज्ञान का जनक निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? जल्दी से बताएं। 61 का बता दें, बाकी सही था आपका अरज, फटाफट। हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज फादर ऑफ बायोलॉजी, अरस्तु को बोला जाता है, अरिस्टोटल, फादर ऑफ बायोलॉजी। फादर ऑफ जूलॉजी किसे कहेंगे? बायोलॉजी के दो ब्रांच हैं, बायोलॉजी जीव विज्ञान, जीवों का अध्ययन जिसमें किया जाता है, लेकिन जीव पौधा भी और एनिमल भी है। तो इसके दो ब्रांचेस बनाए गए, बॉटनी और जूलॉजी। तो प्लांट्स का अध्ययन किया जाता है बॉटनी में और एनिमल्स का अध्ययन किया जाता है जूलॉजी में। तो अगर पूछा जाए कि फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, फादर ऑफ जूलॉजी कौन है, तो अरस्तु। लेकिन फादर ऑफ बॉटनी कौन है? फादर ऑफ बॉटनी कौन है बताइए? बताइए जल्दी, दूसरे क्वेश्चन पे मैं चल रहा हूं। फादर ऑफ बॉटनी कौन है वो आप लोग बताइएगा। आयरन डेफिशिएंसी इन डाइट कॉजेज विच डिजीज, आपके भोजन में आयरन की कमी हो गई, थियोफ्रास्टस, बिल्कुल सही उत्तर है। थियोफ्रास्टस को फादर ऑफ बॉटनी कहते हैं, है ना? तो फादर ऑफ बायोलॉजी या फादर ऑफ जूलॉजी क्या होगा? अरस्तु। लेकिन फादर ऑफ बॉटनी हो जाएगा आपका थियोफ्रास्टस। वेरी गुड। नाउ आयरन डेफिशिएंसी, अगर आपके भोजन में आयरन की कमी हो गई तो कौन सी बीमारी हो जाएगी? तो सबको पता है कि अनीमिया। और अगर आयोडीन की कमी हो गई तो ग्वाइटर, आयोडीन की कमी हो गई तो ग्वाइटर, है ना? आयरन की कमी हो गई तो अनीमिया, विटामिन सी की कमी हो गई तो स्कर्वी, और विटामिन डी की कमी हो गई तो रिकेट्स। पता है सबको? तो यहां पे पूछ रहा था कि आयरन डेफिशिएंसी से कौन सी बीमारी होगी, तो अनीमिया। अब देखो अनीमिया की अगर आप बात करते हो, अनीमिया की अगर आप बात करते हो, जिसको हम रक्तहीनता कहते हैं, रक्तहीनता या आरक्तता या रक्त अल्पता, ये आयरन की कमी से हो सकता है या फिर विटामिन B12 की कमी से हो सकता है। आयरन की कमी से हो सकता है या फिर विटामिन B12 की कमी से हो सकता है। आयरन का सबसे अच्छा सोर्स है कौन? पालक। और पालक ऑप्शन में नहीं है तो क्या होगा? सेब। ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर इज नोन एज, पुष्प का जो सबसे आंतरिक भाग होता है उसे क्या कहते हैं? तो देखो, आपको पता होगा कि फ्लावर का वह पार्ट जिस पे सब कुछ लगा होता है, सारे पार्ट्स जुड़े होते हैं, उसको हम कहते हैं थैलेमस, पुष्पासन।
ग्रीन कलर की पत्ती जैसी संरचना जो पंखुड़ियों को ढके रहती है कली की अवस्था में, उसको हम कहते हैं सैपल। जो कलरफुल पार्ट होता है उसे हम कहते हैं पेटल, हिंदी में कहते हैं दल। इसका नाम क्या है? बाह्य दल, कीट पतंगों को आकर्षित करने के लिए। बीच में होता है कार्पेल या पिस्टिल, इसका नाम क्या है? कार्पेल या पिस्टिल। अंडप, मादा प्रजनन तंत्र है ये, मादा प्रजनन तंत्र है पौधों का। और साइड साइड में होता है आपका स्टैमेन, ये क्या है? स्टैमेन। पुंकेसर, ये नर प्रजनन अंग होता है। तो सबसे अंदर कौन होता है? कार्पेल या पिस्टिल। तो उत्तर हो गया आपका बी, मादा प्रजनन अंग। तो पूछ रहा था इनर मोस्ट पार्ट, बिल्कुल बीच बीच में होता है मादा प्रजनन अंग, उसको साइड साइड में घेरे रहता है मेल प्रजनन अंग, जिसको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसको हम स्टैमेन कहते हैं। हु क्लासिफाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू 5 किंगडम्स? निम्नलिखित में से किसने लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में विभाजित किया है? बहुत बार बताया है मैंने, आर.एच. विटेकर। ठीक है, वेरी गुड अशोक शर्मा, यू आर राइट। नाउ हेल्प्स आवर बॉडी गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको बॉडी से बाहर निकालने के लिए कौन आवश्यक है? हमारे शरीर को बिना अपचे भोजन से छुटकारा पाने में मदद कौन करता है? तो रफेज। ये जो रफेज होते हैं जनरली ये फाइबर्स होते हैं, जैसे सैलाड वगैरह आप खाते हैं उसमें जो फाइबर्स हैं उसको रफेज कहते हैं। ये कॉन्स्टिपेशन वगैरह होने नहीं देता, तो ये फूड में होना निहायत ही ज़रूरी है, रफेज। ओके, नाउ फॉर ट्रांसफरिंग हीट विच ऑफ दिस वुड बी एन आइडियल मटेरियल? किस मटेरियल से होकर हीट इजिली फ्लो करेगा? स्टील रॉड, वुलन थ्रेड, वुडन प्लैंक, वाटर। किस मटेरियल से होकर हीट इजिली फ्लो करेगा? तो आप जानते हैं कि मेटल जो होते हैं वो कंडक्टर होते हैं हीट के, सो ए विल बी द राइट ऑप्शन। ये वुडन प्लैंक से तो होगा नहीं, वाटर से हीट इजिली फ्लो नहीं करेगा, वुलन थ्रेड इजिली इसी से फ्लो करेगा। नाउ प्लांट्स विद वीक स्टेम दैट कैन नॉट स्टैंड अपराइट एंड स्प्रेड ऑन द ग्राउंड आर नोन एज। ये 6th क्लास की एनसीईआरटी से क्वेश्चन है। वो प्लांट जिसका स्टेम काफी नाजुक होता है, वीक होता है, जो जमीन पे सीधे खड़े नहीं हो सकते, ये फैले रहते हैं ग्राउंड पे, उसे क्या कहते हैं? क्रीपर्स, श्रब्स, क्लाइंबर्स, ट्रीज। जल्दी बताइए। तो सही उत्तर इसका आपको पता है कि इसे हम क्रीपर्स के नाम से जानते हैं, लता के नाम से जानते हैं। श्रब्स नहीं, श्रब्स तो झाड़ी नुमा होता है, ये तो जमीन से उठ के खड़ा ही होता है ना। नाउ विच अमंग द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस्ड यूजिंग हैबर प्रोसेस? हैबर प्रोसेस के द्वारा निम्नलिखित में से किसका उत्पादन किया जाता है? हैबर विधि के द्वारा निम्नलिखित में से किसका उत्पादन किया जाता है? CO2 का, अमोनिया का, ओजोन का, सल्फर डाइऑक्साइड का। अमोनिया का उत्पादन हैबर विधि से किया जाता है, हैबर्स प्रोसेस बोलते हैं, साइंटिस्ट का नाम है। ठीक है, सो बी विल बी द राइट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। हीमोग्लोबिन, द प्रोटीन इनसाइड रेड ब्लड सेल्स कैरीज। आरबीसी के अंदर, यह है आरबीसी, लाल रक्त कोशिका, इसके अंदर एक प्रोटीन होती है, इस प्रोटीन का नाम होता है हीमोग्लोबिन। किसका संवहन करता है, किसका कैरियर है? हीमोग्लोबिन किसका कैरियर है? तो याद रखिएगा ऑक्सीजन का कैरियर है। हीमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल को कैरी करता है? तो याद रखिएगा 4 मॉलिक्यूल को। तो हीमोग्लोबिन किसका कैरियर है, किसका वाहक है? हीमोग्लोबिन किसका वाहक है? तो ऑक्सीजन का वाहक होता है। हीमोग्लोबिन का एक अणु ऑक्सीजन के कितने अणुओं का परिवहन करता है? तो 4 अणुओं का परिवहन करता है। बहुत खूब। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेशनल फ्रूट ऑफ द इंडिया? नेशनल फ्रूट कौन है इंडिया का? मैंग्रोव इंडिका, मैंगूज इंडिका, मार्वेलस इंडिका, मैग्नीफेरा इंडिका।
मैंने बोला था कि हर नाम को दो पार्ट में लिखा जाता है, एक होता है जीनस और ये होता है स्पीसीज। इसी को बोलते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, जिसको दिया था कैरोलस लिनियस ने। तो बताइए कि राष्ट्रीय फल कौन होता है? सबको पता है राष्ट्रीय फल आम है। आम का जो बोटैनिकल नेम है वो क्या है? बायोलॉजिकल नेम क्या है? मैग्नीफेरा इंडिका। बायोलॉजिकल नेम बोलिए या बोटैनिकल नेम बोलिए, एक ही बात है ना, आम। तो आम का बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में नाम क्या होगा? मैग्नीफेरा इंडिका। मैग्नीफेरा इंडिका आम है ये, ठीक है जी। तो 20-21 IBACIO के लिए 2020 का पूरा करंट अफेयर्स का पार्ट 2 चल रहा है, इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं काशिफ अंसारी के साथ। IBACIO 21 नॉन स्टॉप मैराथन जनरल साइंस का कल होगा 3 बजे से। इसमें हम लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री डिस्कस करेंगे। आज हम लोग जैसे बायोलॉजी डिस्कस कर रहे हैं, कल फिजिक्स और केमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। एक्सप्रेस 365 करंट अफेयर्स का बैच हर एग्जाम के लिए रोजाना सुबह 7 बजे होता है। आप ज्वाइन करें रोशन चंदन सर के साथ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओमनीवोर? निम्नलिखित में से कौन एक ओमनीवोर नहीं है? समीर वर्मा कह रहे हैं कि रिप्लाई कर दीजिए प्लीज। आप अपना क्वेश्चन पूछिए समीर, मैं आपका क्वेश्चन देख नहीं पाया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओमनीवोर? कौन एक सर्वाहारी नहीं है? ओमनीवोर क्या कौन होता है? जो एनिमल और प्लांट दोनों को खा जाता है, पौधों और जंतुओं दोनों को खा जाता हो, सब कुछ खा जाता हो, उसको हम ओमनीवोर कहते हैं। कौन ओमनीवोर नहीं है? रैट, एंट, बियर, स्नेक। ये भी एनसीईआरटी 6th क्लास का क्वेश्चन है, 6th क्लास में दिया हुआ है, यही एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो सबको पता है कि सांप होगा इसका उत्तर। सही उत्तर आप लोग दे रहे थे, डी विल बी द राइट ऑप्शन। ये कार्निवोर है, वोरस है, शाकाहारी होता है, सॉरी मांसाहारी होता है ये। देखो भालू, चूहा, एंट, आदमी, कॉकरोच, ये सब ओमनीवोरस में आते हैं, सर्वाहारी में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी? इसको भी मैं बता चुका हूं। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट किडनी की क्या होती है? नेफ्रॉन। क्या होती है? नेफ्रॉन। हर किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन पाए जाते हैं। तो किडनी किससे मिलकर बना हुआ है? नेफ्रॉन से। किडनी की रचना किसने की? नेफ्रॉन ने। सो किडनी की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को हम नेफ्रॉन कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following branches deals with the various principles that govern the relationship between organism and their environment? विज्ञान की कौन सी शाखा है जो जीव तथा उसके पर्यावरण के बीच पारस्परिक संबंधों को बताती है? तो जीव तथा उसके पर्यावरण के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन कहलाता है क्या? इकोलॉजी। हिस्टोलॉजी क्या है? इंटोमोलॉजी क्या है? एंथ्रोपोलॉजी क्या है? मानव बिहेवियर का इस्तेमाल मतलब अध्ययन। तो सही उत्तर होगा आपका इकोलॉजी, पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी में ऑर्गेनिज्म और उसके इन्वायरमेंट के बीच जो इंटरेक्शन है उसका अध्ययन किया जाता है। तो जीव तथा उसके पर्यावरण के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन इकोलॉजी कहलाता है। नाउ विच इज द रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ फिश? मछलियां किस अंग के द्वारा श्वसन करती हैं? तो सबको पता है गलफड़ा के द्वारा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसका उत्तर आप दे देंगे। द ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर इज नोन एज? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड पॉलिनेशन। पराग कणों का पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाना कहलाता है क्या? परागण। अब परागण 2 तरह का होता है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। स्वपरागण एवं पर परागण। व्हाट इज पॉलिनेशन? पराग कणों का पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाना। पॉलन ग्रेन का फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंच जाना कहलाता है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन 2 तरह का, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन क्या है
कि उसी फूल का उसी फूल पर चला गया या उसी पौधे के दूसरे फूल पर भी चला गया तो सेल्फ पॉलिनेशन। उसी फूल का उसी फूल पर या उसी पौधे के किसी दूसरे फूल पर तो सेल्फ। लेकिन एक प्लांट के फ्लावर का पॉलन ग्रेन दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पे गया तो क्रॉस। तो अगर पौधा चेंज कर गया तो क्रॉस, बाकी सारे केसेस में सेल्फ। अब देखो क्या बोल रहा है, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। तो फ्लावर सेम हो या फ्लावर डिफरेंट हो लेकिन पौधा सेम हो तो भी सेल्फ पॉलिनेशन। तो उत्तर क्या हो जाएगा, सेल्फ पॉलिनेशन। उसी फूल का उसी फूल पर या उसी पौधे के किसी दूसरे फूल पर भी तो सेल्फ, लेकिन पौधा चेंज कर गया तो क्रॉस। समझ में आ रहा है? चलो, बेटर कौन, सेल्फ पॉलिनेशन बेटर के क्रॉस पॉलिनेशन बेटर? विच वन इज बेटर? टेल मी, विच वन इज बेटर, सेल्फ और क्रॉस? बताइए। रिवर्स पॉलिनेशन कुछ होता नहीं है, सिंथेटिक पॉलिनेशन कुछ होता नहीं है, ऐसे ही दे दिया है आपको कंफ्यूज करने के लिए। सो क्रॉस पॉलिनेशन इज बेटर देन सेल्फ पॉलिनेशन। पर परागण स्वपरागण से उत्तम होता है। आप पूछिएगा कैसे? भाई उसी फूल का उसी फूल पर या उसी पौधे के दूसरे फूल पर तो सहूलत तो इसी में है ना, आराम से पॉलिनेशन हो जाएगा। ऐसे नहीं सोचते, जेनेटिकली सोचते हैं। देखो, उसी फूल का उसी फूल पे गया तो फ्लावर सेम है तो डीएनए में कोई खास परिवर्तन नहीं होगा, नई नई जातियों की उत्पत्ति की संभावनाएं कम बन रही हैं। उसी प्लांट के दूसरे फूल पर भी गया तो पौधा सेम है, फ्लावर डिफरेंट होने से डीएनए में उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगेन न्यू स्पीसीज की ओरिजिन की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, नई जातियों की उत्पत्ति की जो संभावनाएं हैं वो फिर भी कम है। लेकिन एक प्लांट के फ्लावर का पॉलन ग्रेन दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा तक गया तो पौधा चेंज कर रहा है तो डीएनए में ज़्यादा चेंज आएगा और यहाँ पर न्यू स्पीसीज की ओरिजिन की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो ज़्यादा हैं। इसलिए क्रॉस पॉलिनेशन बेटर है सेल्फ पॉलिनेशन से। अब दूसरा पौधा कहने का मेरा ये कतई मतलब नहीं है कि आम का इमली पे चला जाएगा तो बेटर होगा, ऐसा नहीं। दूसरा पौधा कहने का मेरा मतलब ये है कि प्लांट की स्पीसीज सेम होनी चाहिए, वैरायटीज अलग है तो चलेगा। जैसे आम क्या है, प्लांट की एक स्पीसीज है, एक जाति है, उसकी बहुत सारी वैरायटीज है, लंगड़ा है, मालदा है, दशहरी है, अल्फांसो है। तो देखो, लंगड़ा का लंगड़ा पे गया तो लंगड़ा ही होगा, लेकिन लंगड़ा का अगर मालदा पे गया तो हो सकता है कि उन दोनों से भी अच्छी वैरायटी मार्केट में आ जाए। तो बेटर कौन? क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन इज बेटर देन सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नाउ विच इज द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म? निम्नलिखित में से आनुवांशिकता की इकाई किसे बोलते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस और यूनिट ऑफ हेरिडिटी? और यूनिट ऑफ हेरिडिटी, निम्नलिखित में से किसे आनुवांशिकता की इकाई कहा जाता है? तो उत्तर होगा जीन। जीन गुणों को माता पिता से संतानों में ले जाते हैं। और जीन क्या है, क्रोमोसोम क्या है, क्रोमैटिन क्या है, ये डीएनए क्या है, ये मैंने एक सेशन लिया, देख लीजिएगा जाकर, फंडा क्लियर हो जाएगा आपका। सो सी सही उत्तर था। नाउ विच अमंग द फॉलोइंग इंश्योर्स दैट द न्यूट्रिएंट ऑफ द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स आर रिलीज्ड इनटू द सोइल? निम्नलिखित में से कौन ये सुनिश्चित करता है कि मृत पौधों और जानवरों के पोषक तत्व मिट्टी में छोड़े जाते हैं? प्रेजेंस ऑफ कैनोपी, प्रेजेंस ऑफ सीडलिंग्स, प्रेजेंस ऑफ ह्यूमंस? नो ऑप्शन इज करेक्ट। तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर क्या हो जाएगा इसका? विच अमंग द फॉलोइंग इंश्योर्स दैट द न्यूट्रिएंट्स ऑफ द डेड प्लांट्स, डेड प्लांट्स के न्यूट्रिएंट्स एंड एनिमल्स आर रिलीज्ड इनटू द सोइल? जल्दी बताइए, अपना दिमाग लगाइए। विच अमंग द फॉलोइंग इंश्योर्स दैट, निम्नलिखित में से कौन सुनिश्चित करता है कि मृत पौधों
और जानवरों के पोषक तत्व मिट्टी में छोड़े जाते हैं। जैसे देखो, अगर आपने देखा होगा कि मैंने पढ़ा था कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, उसमें बताया था कि हवा में जो नाइट्रोजन है उसको कुछ बैक्टीरिया नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं, मिट्टी में आ जाते हैं। वो जो नाइट्रेट है उसको एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट्स और ग्रोथ करते हैं। उस प्लांट को एनिमल खाते हैं और प्लांट्स एनिमल्स की जब डेथ हो जाती है तो उसको कुछ बैक्टीरिया, कुछ फंगस मिट्टी में मिला देते हैं। ठीक है, इस तरह से ये चक्र चलता रहता है। तो अब बताइए, इतना हिंट मैंने दे दिया, प्रेजेंस ऑफ कैनोपी, प्रेजेंस ऑफ सीडलिंग्स, प्रेजेंस ऑफ ह्यूमन, नो ऑप्शन इज करेक्ट। तो उत्तर हो जाएगा प्रेजेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग, क्योंकि अगर देखो ये चीजें नहीं होंगी, ये प्लांट्स नहीं होंगे, तो फिर उसको एनिमल खाएगा क्या। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 9, आरएनए एडिटिंग फॉर प्रोग्रामेबल A2I रिप्लेसमेंट इज अ जीन एडिटिंग टूल टू कॉम्बैट। ये इसके लैंग्वेज में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, इस क्वेश्चन को थोड़ा हटा देते हैं। नाउ विच अमंग द फॉलोइंग ब्लड प्रोटीन्स regulates the amount of water in plasma? Which among the following blood protein regulates the amount of water in plasma? हमारे प्लाज्मा का 65% भाग क्या होता है, जल होता है। तो उस ब्लड प्लाज्मा में वाटर के लेवल को मेंटेन कौन करता है? एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइबुलिन, नो ऑप्शन इज करेक्ट। जल्दी बताइए फटाफट। बिल्कुल सही उत्तर एल्बुमिन। एल्बुमिन प्लाज्मा प्रोटीन है जो ऑस्मोटिक प्रेशर को बनाए रखता है। नाउ व्हाट इज द नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब्स फॉर गैसियस एक्सचेंज इन इंसेक्ट? इंसेक्ट में रेस्पिरेशन किसके थ्रू होता है? तो जैसे आप कॉकरोच ले लीजिएगा, तो कॉकरोच के बॉडी पर इस तरह से छेद होते हैं। इन छिद्रों को हम बोलते हैं स्पाइरेकल्स। तो कोई भी इंसेक्ट है, जैसे कॉकरोच मैंने एक ले लिया, तो उसकी बॉडी पर इस तरह से छिद्र होते हैं जिससे होकर हवा अंदर प्रवेश करती है, उसको कहते हैं स्पाइरिकल्स। और स्पाइरिकल्स जो है वो ट्यूब के नेटवर्क से इस तरह से जुड़ा रहता है। इन नेटवर्क्स को कहते हैं क्या? इन नेटवर्क्स को हम लोग कहते हैं क्या? तो ट्रैकिया। स्पाइरिकल्स नहीं पूछ रहा है, व्हाट इज द नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब्स, ये पूछ रहा है। ये छिद्र अगर पूछता कि वो छिद्र, वो होल जिससे होकर एयर प्रवेश करता है इंसेक्ट की बॉडी में, तब उत्तर आपका हो जाता है स्पाइरिकल्स। ये हर स्पाइरिकल से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कनेक्टेड होती है। उन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रैकिया कहते हैं। तो ट्रैकियल सिस्टम होता है ये नेटवर्क जो है ट्यूब का, इसको हम ट्रैकिया कहते हैं। तो इंसेक्ट्स में जो रेस्पिरेशन होता है वो ट्रैकिया के द्वारा होता है। ब्रोंकाई तो हम लोगों में है, ह्यूमन में होगा। नाउ चिकन पॉक्स, इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस, डेंगू, पोलियो, रेबीज, एड्स, वायरस, रिंडरपेस्ट, स्वाइन फ्लू एंड कॉमन कोल्ड आर कॉज्ड बाय विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म? ये जो नाम आप देख रहे हैं बीमारियों का, वो किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है, वायरस से होता है, प्रोटोजोआ से होता है, फंजाई से। तो आप जान रहे हैं कि सब वायरल डिजीज है, इसमें क्या बताने वाली बात है। इन्फ्लुएंजा हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, डेंगू हो गया, पोलियो हो गया, स्वाइन फ्लू हो गया, ये सब वायरल डिजीज है, विषाणु जनित रोग है, विषाणु से होने वाला रोग है। विच विटामिन इज अ फैट सोल्यूबल विटामिन दैट प्लेज अ रोल इन विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग, बोन मेटाबॉलिज्म एंड रेगुलेशन ब्लड कैल्शियम लेवल? बताइए कौन सा विटामिन जो है ब्लड क्लॉटिंग करता है? तो विटामिन के इसका सही उत्तर होगा। और ये मिस्टेक से यहाँ पे विटामिन के दे रखा था, तो अब इस क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं बनता। नाउ व्हाट इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन अ नॉर्मल ह्यूमन बॉडी सेल? एबनॉर्मल की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। एबनॉर्मल के लिए मैंने क्लास लिया था हेरिडिटरी डिजीजेस करके, आनुवांशिक रोग करके मैंने लिया है। किसी में कुछ हो जा रहा था, किसी में कम, किसी में ज़्यादा। मैं नॉर्मल की बात कर रहा हूँ। तो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो उत्तर होगा 46। यहीं पे 23 पेयर्स रहता है तो सही हो जाता है, लेकिन ये क्या है? 23 पेयर्स, 46 बोले तो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। आगे बढ़ते हैं।
नाउ द डेफिशिएंसी ऑफ विच न्यूट्रिएंट कॉजेज नाइट ब्लाइंडनेस और पुअर विजन। रतौंधी नाम की बीमारी किस विटामिन की कमी से हो जाती है? रतौंधी नाम की बीमारी किस विटामिन की कमी से हो जाती है? तो विटामिन ए। याद रखिएगा, विटामिन ए की कमी से दो बीमारियां होती हैं, एक होती है नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी, और दूसरी बीमारी आप याद रखिएगा ज़ीरोप्थैल्मिया, ज़ीरोप्थैल्मिया। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी बोन्स डू एन एडल्ट ह्यूमन बॉडी हैज? एक वयस्क मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, वो है 206। द सुसाइडल बैग, डाइजेस्टिव बैग्स और एटम बॉम्ब ऑफ द सेल आर। निम्नलिखित में से किसे आत्महत्या की थैली, डाइजेस्टिव बैग या एटम बॉम्ब बोला जाता है कोशिका का? ये क्वेश्चन भी कई बार डिस्कस कर चुका हूं, जल्दी से बताएं फटाफट। तो उत्तर होगा लाइसोसोम। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली या कोशिका का एटम बॉम्ब या पाचन एंजाइम की थैली कहा जाता है, क्योंकि लाइसोसोम में होता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। लाइसोसोम में क्या होता है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम मैंने कई बार बताया है कि लगभग 24 टाइप्स के एंजाइम का ये मिक्सचर होता है और ये पूरे सेल को डाइजेस्ट करने की क्षमता रखता है। पावर हाउस बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। गोल्गी बॉडी को क्या बोलते हैं? स्टोर हाउस ऑफ द सेल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिवर्सल रिसिपिएंट ब्लड ग्रुप? ए ओ पॉजिटिव, बी ए बी। निम्नलिखित में से किसे हम सर्वग्राही कहते हैं? तो पहले भी बता चुका हूं कि ए बी को बोलते हैं। ए बी पॉजिटिव को यूनिवर्सल रिसीवर, ओ नेगेटिव को यूनिवर्सल डोनर। एवरेज हार्ट बीट रेट पर मिनट इन अ नॉर्मल पर्सन इज? मनुष्य में, सामान्य मनुष्य में जो सामान्य हृदय गति होती है वो कितनी होती है? एक मिनट में हमारा हृदय 72 बार धड़कता है, तो एक दिन में कितनी बार धड़केगा? जल्दी बताइए। दिस इज द एवरेज रेट ऑफ हार्ट बीट ऑफ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। एक मिनट में 72 बार धड़कता है, तो एक दिन में कितनी बार धड़केगा आपका दिल? एक दिन में मतलब 24 आवर्स में। तो एक मिनट में 72 बार, तो एक घंटे में 72 गुना 60, तो 24 घंटे में इंटू 24 लगभग 1 लाख बार धड़केगा। तो एक दिन में 1 लाख बार धड़कता, 71 बार नहीं धड़कता, 72 बार। चलिए, आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ द ब्रेन दैट कंट्रोल्स द मेंटेनेंस ऑफ पोस्चर, बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का संतुलन बनाता है? तो याद रख लीजिएगा सेरिबेलम। सेरिब्रम जो है वो लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग। और सेरिबेलम याद कर लीजिएगा, ये हैंड ब्रेन का पार्ट होता है एंड इट मेंटेन्स बॉडी पोस्चर एंड बैलेंस, शरीर का संतुलन बनाता है। इसीलिए क्वेश्चन पूछा गया कि शराब पीने से मस्तिष्क का कौन सा भाग सबसे पहले प्रभावित होगा? शराब पीने से मस्तिष्क का कौन सा भाग सबसे पहले प्रभावित होता है? तो वो है सेरिबेलम। आदमी पीकर लड़खड़ाने लगता है। आगे बढ़ते हैं। द लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी इज? लॉन्गेस्ट बोन आपकी बॉडी का फीमर है और ये जांघ में पाया जाता है। थाई बोन है ये वाला बोन। विच वन ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड इज नोन एज मास्टर ग्लैंड? निम्नलिखित में से किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी बोला जाता है? बहुत बार पढ़ाया है मैंने, पता होगा सबको। पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड ब्रेन में होता है। स्मॉलेस्ट ग्लैंड है, स्मॉलेस्ट ग्लैंड है बॉडी का, यह स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है। मटर के दाने के बराबर इसका साइज होता है 0.5 ग्राम का। विच नॉक्टर्नल एनिमल हाइबरनेट्स? निम्नलिखित में से कौन रात्रिचर जीव शीत निद्रा प्रदर्शित करता है? शंक्स, बीज,
स्नेक्स बैट। बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो ऐसे समय में जो जंतु है वो मिट्टी के नीचे चले जाते हैं, उसको बोलते हैं एस्टिवेशन। और बहुत ज़्यादा जब सर्दी होती है तो जंतु ज़मीन के नीचे चले जाते हैं, उसको बोलते हैं हाइबरनेशन। तो हाइबरनेशन कौन शो करता है? तो याद रख लीजिएगा कि आपका उत्तर हो जाएगा बैट। सर्दियों के मौसम में आपको चमगादड़ नहीं दिखेगा, ये चुपचाप से सोया रहेगा, जाकर शीत निद्रा में चला जाता है। नाउ एंजाइम्स आर दैट एक्ट्स एज कैटलिस्ट विद इन द लिविंग सेल। अगला 1 मिनट इसको, हाँ चलिए अब बताइए। एंजाइम्स आर दैट एक्ट्स एज कैटलिस्ट विद इन द लिविंग सेल। आप जानते हैं कि एंजाइम को हम लोग बायो कैटलिस्ट भी कहते हैं, क्योंकि ये कैटलिस्ट का काम करता है, उत्प्रेरक जैसा काम करता है, जैव उत्प्रेरक कहते हैं। पूछ रहा है कि ये एंजाइम जो कि कैटलिस्ट हैं या बायो कैटलिस्ट हैं, ये उनका केमिकल नेचर क्या होता है? ये नट्स होते हैं, मिनरल होता है, विटामिन होता है, प्रोटीन होता है। तो याद रखिएगा कि एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, ये प्रोटीन होते हैं। विच विटामिन इज पॉपुलरली नोन एज द सनशाइन विटामिन? निम्नलिखित में से किस विटामिन को सनशाइन विटामिन के नाम से भी जाना जाता है? इसको गरीबों का विटामिन भी बोला जाता है। निम्नलिखित में से किस विटामिन को गरीबों का विटामिन भी कहा जाता है या सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है? तो उत्तर हो जाएगा आपका विटामिन डी। धूप में जाने पे ये आपकी बॉडी में सिंथेसाइज हो जाएगा। बाकी विटामिन की आपको कमी होगी अगर, तो आपको मतलब टैबलेट, सिरप, कैप्सूल खरीदना पड़ेगा, लेकिन ये धूप में जाने पे बन जाएगा। सो इसको गरीबों का विटामिन कहते हैं। पैसा देना, खर्च नहीं करना पड़ता है ना, फ्री है। हाँ बिल्कुल सही, फ्री है बिल्कुल, गरीबों का विटामिन। नाउ अ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए कॉजेज, विटामिन ए की कमी से क्या हो जाता है? तो मैंने बताया था कि 2 बीमारी होती है, एक होती है रतौंधी और दूसरा होता है ज़ीरोप्थैल्मिया। और विटामिन ए का सबसे बढ़िया सोर्स बता दो आप फटाफट। विटामिन ए का सबसे बढ़िया स्रोत क्या है? सोर्स बता दो। गाजर, और ऑप्शन में गाजर नहीं है तो क्या हो जाएगा? कॉड लीवर ऑयल, मछली के यकृत का तेल या मछली के जिगर का तेल। कॉड लीवर ऑयल जो फिश से प्राप्त होता है, याद हो गया? कॉड लीवर ऑयल। द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी कॉजेज, बी की कमी से कौन सा बीमारी हो जाएगा? अब बी सिर्फ दिया है, B1 B2 ये सब नहीं बोला। तो याद रख लीजिएगा कि बी की कमी से B1 B2 B3, तो ऑप्शन में बेरी बेरी है, मतलब B1 की कमी से होगा। नाइट ब्लाइंडनेस ए की कमी से होता है, सबको पता है, ए की कमी से होता है। ब्लड लॉस विटामिन के की कमी से होता है। विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग के लिए ज़रूरी होता है, तो विटामिन के की कमी हो जाएगी तो रक्त का थक्का जमने में, ब्लड क्लॉटिंग होने में देर होगी। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग किसकी कमी, किसकी वजह से होती है? तो के की वजह से होती है। तो सही उत्तर आपका था डी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। विच डिजीज इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी? विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? रिकेट्स, बेरी बेरी, नाइट ब्लाइंडनेस, अनीमिया। बेरी बेरी आपको पता है कि B1 की कमी से, अनीमिया आयरन की कमी से, और विटामिन B12 की कमी से। नाइट ब्लाइंडनेस ए की कमी से, तो रिकेट्स डी की कमी से। विटामिन डी की कमी से 2 बीमारियां हो सकती हैं, रिकेट्स एंड ऑस्टियोमैलेशिया। ऑस्टियोमैलेशिया होगा अडल्ट में और रिकेट्स होगा किसमें? चिल्ड्रंस में। तो बच्चों में विटामिन डी की कमी हो गई तो रिकेट्स हो जाएगा, बड़ों में विटामिन डी की कमी हो गई तो ऑस्टियोमैलेशिया हो जाएगा। दोनों ही केसेस में हड्डियां कमज़ोर हो जाएंगी, फ्रेजाइल हो जाएंगी, वीक हो जाएंगी। ठीक है, हाँ, ऑस्टियोपोरोसिस। नाउ इफ वेस्ट मटेरियल कॉन्टामिनेट द सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, अगर जो वेस्ट मटेरियल्स हैं वो दूषित कर देते हैं, कॉन्टामिनेट कर देते हैं ड्रिंकिंग वाटर को, विच डिजीज विल स्प्रेड, कौन सी बीमारी हो जाएगी?
अगर पीने वाली पानी में अशुद्धियां आ जाती हैं तो कौन सी बीमारी हो जाएगी? डायरिया, टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू। देखो मलेरिया जो है वो पैरासाइट से होता है, मलेरियल पैरासाइट से। डेंगू वायरस से होता है। डायरिया आप जानते हैं कि ये प्रोटोजोआ से होता है। प्रोटोजोआ का नाम क्या है? ई हिस्टोलाइटिका। ई हिस्टोलाइटिका है ना। और ये भी एक बैक्टीरिया से होता है, साल्मोनेला टाइफी। और ये साल्मोनेला टाइफी जो बैक्टीरिया है ये दूषित जल एवं भोजन से ही फैलता है। सो बी विल बी द राइट ऑप्शन, टाइफाइड। सही उत्तर है सबका, क्या बात है। नो, जॉन्डिस इज कॉज्ड ड्यू टू द इन्फेक्शन ऑफ। जॉन्डिस जो एक बीमारी है वो किसमें इन्फेक्शन की वजह से होती है? बोन, ब्रेन, लीवर, हार्ट। बोन, ब्रेन, लीवर, हार्ट किसमें इन्फेक्शन से हो जाता है जॉन्डिस? तो उत्तर हो जाएगा लीवर। चलिए, सबको का स्वागत है और सेशन में बने रहने के लिए शुक्रिया। सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो कैसा रहा सेशन? तो 100 क्वेश्चन हम लोगों ने किए लगभग 2 घंटे में। अच्छा रहा, स्पीड वगैरह ठीक ठाक रही। तो मिलते हैं अब कल। तो बने रहिए ऑनलाइन बेंचेस के साथ अगर एग्जाम में लेनी है आपको कामयाबी। ओके गाइस, तो मिलते हैं कल। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन। Subscribe Online Ventures YouTube channel and press the bell icon for latest government job alerts and updated study material.